आज की लाइव क्लास में आरएस के इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने वाले सभी अभ्यर्थियों का वेलकम। मैं चंद्रपाल जांदू, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर। हमारी 100 लोगों की टीम है। यह निःशुल्क कोचिंग है जिसका एक ही मकसद है आपका आरएस में 100% चयन। तो इसीलिए इसी कड़ी में आज लाइव क्लास को लेकर आ रहे हैं आरपीएससी, जिसमें आप इंटरव्यू देने जाओगे आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन बीएम शर्मा, आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर बीएम शर्मा, जो आज की लाइव क्लास को ले रहे हैं, जिसमें आपको बताएंगे इंटरव्यू को किस प्रकार फेस करना है, इंटरव्यू में किस प्रकार अधिक से अधिक नंबर लेके आने हैं, किस प्रकार इंटरव्यू में आपका 100% चयन हो, तो किस प्रकार आपको सफलता मिले। इसीलिए आज की लाइव क्लास को लेके आ रहे हैं ताकि आपका चयन हो सके, आपको सफलता मिल सके। प्रोफेसर आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर बीएम शर्मा। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा कि आप एक बहुत बड़ा सेवा कार्य कर रहे हैं। उन बच्चों की सहायता कर रहे हैं जो राज्य के विभिन्न भागों में बटे हुए हैं और जिन्होंने आरएस प्रीलिम्स और मेन पास कर लिया है। नाउ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर इंटरव्यू। तो ये एक बहुत सेवा का कार्य है। बहुत अच्छी बात है कि आप के साथ इतने बड़े नंबर में बच्चे जुड़े हुए हैं और वो अब बस एक कदम बाहर हैं अपनी सफलता के। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को हम रोजगार के लिए जो अपनी तरफ से जो गाइडेंस हो सकती है, हमारा जो अनुभव है वो उनके साथ शेयर करें, अगर उस अनुभव से उनको कुछ फायदा हो सकता हो। तो जो साथी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और एक बड़े नंबर में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका मैं उस सबको मैं बधाई देता हूं अपनी ओर से और शुभकामनाएं देता हूं कि वो सभी अपने इस प्रयास में सफल हों, मंजिल तक पहुंचे। दोस्तों, ये राज्य की सबसे बड़ी सेवा है और देश की सेकंड बेस्ट सर्विस है। और इसलिए चूंकि प्रशासनिक सेवाओं के लिए आप एस्पायर कर रहे हैं और चूंकि आपने अपने ज्ञान की परीक्षा देते हुए प्रीलिम्स और मेन पास कर ली है, तो ये जैसा कि इसके नाम से आपको पता लग रहा है, साक्षात्कार। साक्षात्कार के माने हैं कि हम आपस में 2, 3, 4, 5 आदमी बैठकर बात करें, वार्ता करें। लेकिन चूंकि ये एक औपचारिक वार्ता है, एक निश्चित समय पर एक निश्चित बोर्ड के साथ आपको वार्ता करनी है, चूंकि ये आपके जॉब से, आपके कैरियर से जुड़ा हुआ है, आपके रोजगार से जुड़ा हुआ साक्षात्कार है, इसलिए ये एक औपचारिक वार्ता है। और इस वार्ता के माध्यम से, चूंकि आपकी, जैसा मैंने बताया, ज्ञान की परीक्षा तो हमने कर ली है, पीएससी ने ज्ञान की परीक्षा तो कर ली है। अब आपके व्यक्तित्व की जो खामियां हैं, आपके जो व्यक्तित्व के गुण हैं, वो कैसे जाने जाए। उन व्यक्तित्व के गुणों को अथवा अवगुणों को जो अंदर छिपे हुए हैं, उनको कैसे जाना जाए। आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आपका क्या विजन है, आपकी क्या निर्णय क्षमता है, आपकी क्या नेतृत्व क्षमता है, आप में आत्मविश्वास है या नहीं, आपका चरित्र कैसा है, चाल चलन कैसा है, इन सब बातों को जानने के लिए ये साक्षात्कार परीक्षा आयोजित की जाती है दोस्तों। इसलिए आपके व्यक्तित्व की परीक्षा है ये। और इस व्यक्तित्व की परीक्षा के लिए एक बोर्ड, 4-5 लोगों का बोर्ड बैठकर आपसे बातचीत करके आपके व्यक्तित्व में जो गुण या अवगुण छिपे हुए हैं, उनको वो बोर्ड जानना चाहता है। और उसके लिए औपचारिक रूप से एक निश्चित समय पर, एक निश्चित दिन को आपसे ये वार्ता सुनिश्चित की जाती है। तो अब ये देखिए, आपसे जब बातचीत की जाती है तो हालांकि जैसे हम आपस में, हमारे घर पे कोई आता है, हम ड्राइंग रूम में बैठ के बात करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। लेकिन चूंकि जैसे मैंने आपको बताया, ये रोजगार से जुड़ी हुई बातचीत होती है और चूंकि इसमें आपकी
नौकरी का मामला जुड़ा हुआ है, तो इसलिए औपचारिक हो जाती है। और उस समय व्यक्ति जब बात करता है तो बहुत ही जागरूक रहता है, जागरूक रहना चाहिए, सोच समझ के बात करे, सोच समझ के बात करनी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्तित्व दो तरीकों से जान सकते हैं। एक तो आपका बाहरी व्यक्तित्व जो हमारे सामने आप हैं, तो इसलिए सबसे पहली जो बातचीत है, सबसे पहली जो चीज जाननी चाहिए वो है कि आप ठीक से दिखें, एक सुसभ्य व्यक्ति की तरह आपको दिखना चाहिए। इसके लिए आप औपचारिक रूप से आपका परिधान ठीक हो, जो कपड़े आपने पहन रखे हैं वो ठीक हो, आपके बालों की कटिंग वटिंग सब सही हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका जो बाहरी जो आवरण है, जो बाहर आप दिखते, वो बड़ा प्रभावित करता है। आपका व्यक्तित्व अगर बहुत ही अच्छा दिखता है, बहुत ही सुंदर है, तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है। इसलिए पहले तो आप अपना बाहरी आवरण ठीक रखें, ठीक से कपड़े पहने, क्योंकि ये चूंकि औपचारिक मामला है तो औपचारिक कपड़े ही पहनने चाहिए, कैजुअल नहीं पहनना चाहिए। कई सारे साथी मुझसे पूछते रहते हैं कि साहब हम टाई वाई पहन के सूट वूट पहन के जाएं, तो अगर मौसम सर्दी का है तो जरूर पहनना चाहिए, लेकिन अगर गर्मी है और आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक फुल स्लीव का शर्ट पहने, औपचारिक, अच्छे से, तड़क भड़क वाला नहीं, अच्छे से लाइट कलर में हो, अच्छा सा ट्राउजर हो, बालों की अच्छे से सेट वेट हो, उड़े हुए नहीं हो, बालों में कंघी नहीं की आप लोगों ने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका व्यक्तित्व लुभावना हो, आपका व्यक्तित्व आकर्षक दिखे, इस तरह का पहला तो क्योंकि पहला जो इंप्रेशन है वो तो आपके बाहरी जो व्यक्तित्व उसी से पड़ता है। तो बाहरी जो व्यक्तित्व है आपका जो दिखाई दे रहा है वो आपका आकर्षित होना चाहिए, आकर्षक करे लोगों को। फिर दूसरी, आपकी बातचीत आकर्षित हो, आपकी बातचीत अच्छी हो कि बरबस कोई आपसे बात करना चाहे कि हम बात नहीं करना चाहें, लेकिन आप चूंकि इस तरह की बात आपने ऐसी बात कर दी है जिससे कि हम बात करने के लिए बाध्य हो जाए। तो पहली चीज आपका बाहरी व्यक्तित्व, इसलिए आपके जो परिधान है, वो जो आपका चेहरा मोहरा ठीक हो, इसका प्रयास करना चाहिए। अब हम आते हैं अंदर कि हम किस तरह से बात करें जिससे कि सामने वाला हमसे प्रभावित हो। तो इसके लिए देखिए, ये जो परीक्षा है इसमें 6-7 चीजें हम मुख्य रूप से आपकी जानना चाहते हैं। आपकी बातचीत के माध्यम से क्या जानना चाहते हैं? आप में आत्मविश्वास है या नहीं, जैसे मैंने बताया, आप में निर्णय करने की क्षमता है कि नहीं है। चूंकि आप एक ऐसी पोजीशन के लिए एस्पायर कर रहे हैं जो प्रशासन की एक सेकंड बेस्ट पोजीशन होगी, तो आपको कुछ लोगों को साथ लेकर चलना है, कुछ लोगों को आपको नेतृत्व देना है। तो आप में नेतृत्व क्षमता है या नहीं, लोगों को साथ ले चलने की क्षमता आप में है या नहीं है। चूंकि आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं तो आपसे कुछ लोग मिलने आएंगे, उनकी कुछ समस्याएं होंगी, तो उनके साथ आपको बातचीत का सलीका आता है कि नहीं आता है, उनको आप कन्विंस करने की स्थिति में है या नहीं है। ये आपसे अपेक्षा की जाती है कि जो लोग आपसे आए, मिलने आए, उनसे आप बातचीत करें, तरीके से बातचीत करें, और उनको अपनी बातचीत से आप उनको कन्विंस करें। बहुत ही गुस्से में जैसे एक मोब आती है आपके पास और वो आपको थोड़ा सा जोर से आवाज में बोलती है। अब ये प्रशासनिक अधिकारी की क्षमता है दोस्तों कि वह उनके साथ उसी भाषा में बात करे या उनको समझाने, उनको परसू करे, उनकी समस्या को समझकर उसकी समस्या, क्योंकि देखिए व्यक्ति जब आता है समस्या से ग्रस्त होता है तो वो थोड़ा परेशान होता है, उसकी परेशानी स्वाभाविक। तो उसके जो परेशानी है उसको समझकर हम उसकी परेशानी को किस तरह से दूर कर सकते हैं, ऐसी उसको बात समझाने का प्रयास करें। तो आप में परसुएशन की क्षमता है या नहीं, लोगों को कन्विंस करने की क्षमता है या नहीं, ये देखना चाहते हैं। इसलिए हम आपको कुछ काल्पनिक प्रश्न भी देते हैं, ये ऐसे सिचुएशनल आपको क्वेश्चंस देते हैं। अगर मान लीजिए आप एसडीएम हैं, अगर आप डीएसपी हैं, अगर भीड़ आई और उसने ये किया ये, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे साहब मैं तो लाठी चार्ज करवा दूंगा, मैं तो गोली चला दूंगा। दैट इज नॉट प्रॉब्लम इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। एक प्रशासनिक अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि जो लोग बाग आए उनको आप किस तरह डील विद करें, ये आप में क्षमता है या नहीं। इसी तरह से
आपका चरित्र कैसा रहा है, आपका चाल चलन कैसा रहा है, आपका आचरण कैसा रहा है, ये भी आपकी बातचीत के माध्यम से हम आप जानना चाहते हैं। आपकी बातचीत में आप लॉजिकल हैं कि नहीं, तार्किकता आपके बातचीत में है क्या नहीं, ये हम अब देखना चाहते हैं। इसी तरह से आप में आपका सोच किस तरह का है, आपका सोच सकारात्मक है, आपका सोच नकारात्मक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हर चीज को आप कहें ये संभव नहीं है, ये तो बहुत गलत है, तो ऐसी चीजें आपको बातचीत करने से बचना चाहिए। इसी तरह से एक और बात, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपकी जो सिस्टम में आप हैं, आप जिस पोजीशन पे हैं, उस पोजीशन के से संबंधित जो दायित्व हैं, उनके बारे में आपका क्या विजन है, आप किस तरह से उस पोजीशन पे रहते हुए काम करना चाहते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो हम जानना चाहिए। एक और चीज ध्यान रखिए कि कभी भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट आपको स्टैंड नहीं लेना है। जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था के प्रति आपका सोच सकारात्मक होना चाहिए। आप जो सिस्टम चल रहा है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की अपनी नीतियां हैं, अब कुछ लोग बाग आते हैं, अरे साहब ये बहुत बेकार नीतियां हैं, आप भी उनके साथ कहने लगेंगे साहब अरे नहीं साहब बहुत खराब नीतियां हैं और हमको इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये पॉलिसी है या गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की ये पॉलिसी है, और कई बार बोर्ड क्या होता है कि आपसे चीजें निकलवाने के लिए खुद नेगेटिव बात करता है कि ये पॉलिसी बहुत गलत है, आप भी उनके साथ कहने लगो कि हाँ मैं भी इससे सहमत हूँ, ये नीतियां गलत है। ऐसा आपका स्टैंड नहीं होना चाहिए। आपको प्रो एस्टेब्लिशमेंट आपका व्यू होना चाहिए। जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के पक्ष में आपको अपनी बात कहनी है, व्यवस्था की आपको आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसी व्यवस्था के पार्ट आप बनने जा रहे हैं दोस्तों। इसलिए मेरा आपसे निवेदन यह है कि जो व्यवस्था है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जिससे भी आप जुड़े हुए हैं, उससे अगर संबंधित कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपका सोच सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं। कई बार बोर्ड आपको उकसाता है ये जानने के लिए कि वास्तव में आप वही हैं जो बोल रहे हैं या अंदर से कुछ हो रहे हैं, तो उस उकसावे में आप नहीं आवे और कहिए कि नहीं साहब ये नीति बहुत अच्छी है। हो सकता है जैसे वो कहेंगे साहब ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, हो सकता है कि प्रारंभ में इस तरह की समस्याएं आए, लेकिन धीरे 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 जैसे लोग समझने लगेंगे, जैसे हम अधिकारी लोगों को समझाएंगे, उनको फायदे बताएंगे, तो लोग बाग इसके पक्ष में बात करने लगेंगे और ये जनहित में कार्य करने की नीति है और बिल्कुल ये जन कल्याण के लिए और लोक रंजन के लिए, लोक विकास से संबंधित ये नीतियां अवश्य लागू होंगी। इस तरह की बात आपको करनी चाहिए। तो इस तरह से पहले एक बैकग्राउंड के रूप में मैंने आपको बताया कि हम जानना क्या चाहते हैं आपके बारे में, कि आप बिल्कुल जो सोचते हैं वही बात करें। आपके व्यक्तित्व में बनावटीपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बनावटीपन ज्यादा नहीं चल सकता। जैसे बहुत सारे लोग साहब आधे घंटे में आप कैसे जान सकते हैं, क्योंकि आधे घंटे का काम किया जाता है इंटरव्यू के लिए, तो कहा जाता है कि साहब आधे घंटे में आप कैसे जान सकते हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व गुणों का, वो बनावटी करके छुप छुपा के कुछ ऐसी बातें करें तो आप कैसे जानेंगे। मेरा ये कहना है, जो मेरा अनुभव है क्लास है, तो क्योंकि मैं पीएससी में, पीएससी के बाहर, लेकिन इससे पहले जैसे कि अभी जो साथी इंट्रोड्यूस करा रहे थे, जैसा बता रहे थे कि हम लोग राजस्थान विश्वविद्यालय में इसी तरह के जो बच्चे आईएएस आरएएस के लिए तैयारी करते रहे हैं, उनको हम पिछले 40 साल से, मैं एसोसिएट रहा हूं इस तरह के सेंटर से 1978 से, तो 40-42 साल का हमारा अनुभव यह है कि आप आधे घंटे की बात करते, व्यक्ति को उसके शुरू के 2-3 सेंटेंस के आधार पे उसका बहुत सारा असेसमेंट हो जाता है। उसकी शुरू बात किस तरह से वो शुरू करता है, किस तरह से वो बोलता है, किस तरह से उसके चेहरे के जो हाव भाव हैं, उसके किस जो अभिव्यक्ति है, उसके आधार पे हम उसको 2 सेंटेंस के आधार पे असेसमेंट कर सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है, व्यक्ति को या उसके गुणों को ये हो सकता है, हालांकि ये जरूरी नहीं है कि हम कोई 100% उसके बारे में, लेकिन जो मोटी मोटी बातें जानना चाहते हैं उसको हम असेस कर लेते हैं, ये पक्का है। अब कोई बहुत ही ज्यादा शातिर हो और अंदर ऐसी बातें छुपा रखी हो तो देखिए एक्सेप्शन तो सब जगह होते हैं, अन्यथा व्यक्ति को आसानी से
उसके बारे में बातचीत के माध्यम से, उसके बातचीत के तरीके से, उसके बातचीत की जो 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 अभिव्यक्ति है, उसके माध्यम से व्यक्ति के गुणों को, व्यक्ति की आदतों को आसानी से जाना जा सकता है। तो देखिए, मैं अब उस पे आता हूं जिस पे सामान्यतः बच्चे बात करते हैं कि सबसे पहले बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया कि व्यक्ति का व्यक्तित्व बाहरी आकर्षित होना चाहिए। अब आकर्षित के लिए अब बहुत सारी चीजें आती हैं, कैसे कपड़े पहने, क्या करें। जैसे लड़कियां पूछती हैं सब साड़ी पहन के जाएं कि सलवार कुर्ता पहन के जाएं, क्या पहन के जाएं। तो मेरा, जैसा मैंने शुरू में बताया कि सबसे पहले आप ठीक ठाक कपड़े पहने। जरूरी नहीं कि कोई बहुत तड़क भड़क और उसकी आवश्यकता है कि सूट वूट पहन के और टाई वाई पहन के ही जाया जाए। आप साधारण अपने कपड़े पहन सकते हैं, ठीक से प्रेस किए हुए, लेकिन वो तड़क भड़क ये जीन्स वीन्स नहीं होना चाहिए, कैजुअल नहीं होना चाहिए। अच्छे से कपड़े आपके हों, लाइट कलर में हो, डार्क कलर का ट्राउजर हो, और आप अपने आप को ठीक ठाक, चेहरा वरा ठीक हो, बाल उड़े हुए नहीं हो, ठीक से कंघी किए हुए, जैसे मैंने बताया ऐसा होना चाहिए। अब निश्चित दिन को निश्चित समय पर निश्चित बोर्ड के सामने आपको जाना है। जैसे ही आप वहां जाएंगे, आपके साथ वो जो पेपर्स हैं उनकी औपचारिकता पूरी होने के बाद आपको जो आपका इंटरव्यू रूम है, साक्षात्कार कक्ष के सामने आपको ले जाया जाता है, एक एक करके भेजा जाता है। आपका जैसे ही टर्न आता है आप अंदर जाते हैं। अब जैसे ही आप अंदर जाते हैं तो आप कक्ष के बाहर जैसे ही एंट्री पॉइंट पे जाएंगे तो आप पूछें कि सर मे आई कम इन सर। तो वो बोर्ड आपके लिए तैयार बैठा है, क्योंकि आपको जब घंटी बजती है आपको अंदर भेजा जाता है। इट मीन्स कैंडिडेट आ रहा है, तो आप वहां पूछ के खड़े नहीं हो, आप पूछ के अंदर चले जाएं, क्योंकि दे आर वेटिंग फॉर यू। अब जैसे ही वो 4 लोग बाग या 5 लोग बाग जो बैठे हैं, वहां एक चेयर लगी हुई होती है, टेबल सामने होती है, उधर वो लोग बैठे हैं, इधर आपको इधर बैठना है, तो चेयर पे आपको यहां थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखिए कि जाते ही मैं आई कम इन सर आप अंदर जाए और जाके कुर्सी पे बैठ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 सेकंड थोड़ा वहां खड़े हो और बोर्ड अपने आप आपको कहता है कि प्लीज बी सीटेड। अगर मान लीजिए बोर्ड थोड़ा सा कहीं काम में लगा हुआ हो तो आप खड़े होके वहां पूछें कि क्या सर मैं बैठ सकता हूं, क्योंकि ये दोनों बातें हैं। 99% तो हम यही कहते हैं प्लीज बी सीटेड, लेकिन कई बार बोर्ड की आपसी बातचीत में हो तो बिना परमिशन के नहीं बैठे, आप वहां खड़े हो और पूछेंगे सर क्या मैं बैठ सकता हूं, तो वो जरूर आपको कहेंगे कि बैठिए। अब जैसे ही आप बैठें तो देखिए 2-3 चीजें होती हैं जिसमें बच्चों को ध्यान रखने की जरूरत है, जो उनको उस समय पता नहीं होता। हड़बड़ाहट में थोड़ी घबराहट होती है, थोड़ी परेशानी होती है। तो सबसे पहली बात, जैसे ही आप बैठते हैं तो आपकी जो फाइल है जो आप ले जाते हैं, फाइल नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर फाइल है तो उसको सामने जो टेबल है उस पर आप रख दें, वो बनी इसीलिए। अब ध्यान रखिए, देखिए कि सामने जो आपके बैठा व्यक्ति वो बोर्ड का चेयरमैन है, उसके पास आपका पूरा बायोडाटा, और लोगों की जो दो इधर बैठते हैं, 2 इधर बैठते हैं, अगर 5 बैठते हैं तो बीच में और 2 इधर होते हैं, 4 बैठते हैं तो 1 और 2 जैसा भी है। तो 4 लोग बाग आपके इंटरव्यू में, आपके यहाँ जब आप आरएस के लिए जा रहे हैं तो 4 लोग बाग आपको मिलेंगे। सामने जो व्यक्ति बैठा है वो आपका बायोडाटा पढ़ता है, यू आर मिस्टर सच एंड सच कमिंग फ्रॉम दिस प्लेस, आपने ये किया है, आपने ये किया है, तो आप हाँ करें, यस सर, यस सर। आप सुने नहीं, केवल उसमें आपकी सहभागिता आवश्यक है। ये जो बायोडाटा पढ़ा जाता है उसके 2 कारण हैं। हालांकि उनके पास सारे बायोडाटा आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन कई बार थोड़ी गफलत हो जाती है, इसलिए ये एंश्योर करता है बोर्ड ये सारा पढ़कर कि आप वही कैंडिडेट हैं जिनका इंटरव्यू करना है, कहीं दूसरा व्यक्ति तो नहीं आ गया। इसलिए उसमें आप सहभागिता करें, आपसे पूछा जाए कि यू आर मिस्टर सच एंड सच कमिंग फ्रॉम दिस प्लेस, यू हैव डन दिस 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 दिस, तो आप कहिए यस सर, यस सर, यस सर, उसमें आप अपनी तरफ से जवाब दें। दूसरा इसका कारण है कि बायोडाटा पढ़कर आपको थोड़ा नॉर्मल किया जाता है। आप बाहर से आते हैं, घबराए हुए हैं, परीक्षा है, तो इसलिए आपको इस माध्यम से थोड़ा सा इंटरव्यू के लायक के लिए आपकी मानसिक रूप से आपको तैयार किया जाता है। अब
कुछ क्वेश्चंस आपके बायोडेटा से संबंधित हो सकते हैं। जैसे आपका नाम टिपिकल हो तो नाम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि आपके नाम का मतलब क्या है। आप जिस जगह से आ रहे हैं हो सकता है कि वो किसी कारण से इंपॉर्टेंट हो, या जिस समय आपका इंटरव्यू हो रहा है उस समय उस क्षेत्र से संबंधित कोई चीजें पेपर में आई हो, किसी कारण से वो न्यूज में हो। इसलिए आपके नाम के बारे में, आपके गांव के बारे में, आपके क्षेत्र के बारे में, इससे संबंधित कोई चीज हो तो वो बायोडेटा से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके लिए आप तैयार रहिए। वो किसी भी कारण से इंपॉर्टेंट हो सकता है, हिस्टोरिकली, कॉमर्शियली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, रिलीजियसली, किसी भी कारण से। तो वो आपको ध्यान होना चाहिए, और उस समय जिस दिन आपका इंटरव्यू हो रहा है उसके आसपास कहीं वो क्षेत्र न्यूज में रहा हो, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए मेंटली यू शुड बी प्रिपेयर्ड। फिर उसके बाद चेयरमैन आपसे सामान्यतः जो क्वेश्चन पूछते हैं, यूपीएससी में 90% और आरपीएससी में 30-40%, जो पहला क्वेश्चन होता है वो होता है हॉबी से संबंधित, कि आपकी हॉबी क्या है, व्हाट इज योर हॉबी। इसलिए हॉबी से संबंधित क्वेश्चंस आपको तैयार करना है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं, अरे साहब मेरी तो कोई हॉबी नहीं, हॉबी का कोई समय नहीं मिलता साहब, पढ़ते रहते हैं। नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए आपको इसको तैयार करना चाहिए, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन होता है सामान्यतः। इसे पहला क्वेश्चन है, इसे पहला क्वेश्चन पॉजिटिव जाना चाहिए, इसलिए इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हॉबी नहीं है तो हॉबी तैयार करें, कोई बात सी सोचें। लेकिन जब आप किसी क्षेत्र से संबंधित हॉबी बताते हैं तो केवल हॉबी बताना ही पर्याप्त नहीं है, उसके बारे में आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा सा डीप में आप जाते हैं। जैसे आपने कहा साहब मेरी हॉबी गार्डनिंग है, ओके, बहुत अच्छी हॉबी है साहब। मेरा जो एक्स्ट्रा चीजें कुछ पढ़ने की हॉबी है, जैसे मैं नॉवेल्स पढ़ता हूँ, स्टोरीज पढ़ता हूँ, कुछ ड्रामास पढ़ता हूँ, पढ़ने की हॉबी है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर उसके बाद जैसे गार्डनिंग, तो गार्डनिंग में आपसे बहुत सारी चीजें, कि किस समय कौन से फूल कब आते हैं, कौन सी फसल खरीफ है, कौन सी रबी है, वो पेड़ों की जो वो होती है कलम, ग्राफ्टिंग, वो आजकल जैसे बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि बोनसाई क्या है, बोनसाई साइज में होते हैं ना जो उसको ग्राफ्टिंग करके कर देते हैं। तो मतलब कहने का है थोड़ा सा अंदर तक जाइए। ऐसे ही जैसे आपके हिसाब में तो हिंदी के नॉवल पढ़ता हूँ सर, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, नॉवल पढ़ना चाहिए, स्टोरीज पढ़नी चाहिए। तो कौन कौन कुछ महत्वपूर्ण नॉवल आपको पता होना चाहिए, उनके क्या स्पॉट है, उसका क्या कथानक है, वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे स्टोरी के बारे में कहानियां पढ़ते हैं तो कौन कौन सी कहानियां, किस तरह की कहानियां। इसी तरह से मान लीजिए आप कोई साहित्य पढ़ते हैं और लिटरेरी चीजें पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, पोएम पढ़ते हैं, अपने कोई जो हमारे पुराने जो महाकाव्य वो पढ़ते हैं, तो अब उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो हॉबी हॉबी केवल बताना पर्याप्त नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं साहब मैं तो सही वो अपने कोर्स की किताबें पढ़ता हूँ, अभी तो मजबूरी है, पढ़ना ही आपको, दैट इज नॉट हॉबी। हॉबी ऐसी जो आपके जो रूटीन जो चीजें हैं उनसे अलग हटके आपके अंदर की जो अभिरुचि को इंगित करे, और उसमें आप अगर अभिरुचि है तो नेचुरली आप चीज करते होंगे, पढ़ते होंगे, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आपकी वास्तव में हॉबी है, और आप ये केवल बात करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, आपकी वास्तव में अभिरुचि है, ऐसा रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और थोड़ा सा अंदर जाइए, थोड़ा सा 2-4-5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ऐसी आपको तैयारी करनी है। अब उसके बाद चेयरमैन, ये सब चेयरमैन ही करता है। अब उसके बाद वो आपको दूसरे व्यक्ति को इंगित करते हैं कि आप पूछिए। तो अब 3 व्यक्ति आपके वहां होंगे। 2 व्यक्ति तो वही पीएससी के होते हैं, अभी बीच में एक कर दिया था, फिर वापस 2 हो गए हैं, और एक आईएएस आईपीएस या कोई पुराना मेंबर या कोई वाइस चांसलर वर्किंग या रिटायर, ये लोग बाग होते हैं। तो अब जब इंटरव्यू शुरू होता है तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए
आज के इस इंटरव्यू के लिए आप क्या तैयार करके आए हैं। यहां से आपका सिस्टमेटिक इंटरव्यू शुरू होता है और यहीं से असेसमेंट शुरू हो जाता है। जब आप कहते हैं 90% बच्चों का ये कहना होता है कि नहीं सर कोई विशेष नहीं, ये एक नेगेटिविटी को इंगित करता है। भाई जब आप वर्षों से कंपटीशन की तैयारी करते आ रहे हैं, प्रीलिम्स मेंस पास कर चुके हैं, इंटरव्यू के लिए जब आपसे पूछा जाता है कि बताइए आप क्या तैयार करके आए हैं, तो आप ये कहते हैं कि कोई विशेष नहीं। तो विशेष क्यों नहीं? विशेष फिर कब होगा? यही तो आपका मेन समय है, मुख्य जो समय है वो तो यही है। तो इसलिए ये चीज आपको नहीं कहनी है और यही आपके इंटरव्यू की दिशा तैयार करेगा, यही एक सेंटेंस। क्योंकि सबसे अच्छा इंटरव्यू दोस्तों वो होता है जो आपकी ग्रिप में हो। इंटरव्यू आपके ग्रिप के बाहर नहीं जाना चाहिए। इंटरव्यू आपकी मुट्ठी में बंद होना चाहिए। वो कैसे हो? इंटरव्यू आपकी मुट्ठी में बंद है, इसका मतलब एक और मैं कहता हूं, मेरा ये मानना है और हजारों बच्चों को हमने इस प्रोसेस से, इस प्रक्रिया से गुजारा है। मेरा ये मानना है कि आपको इंटरव्यू में वही पूछा जाएगा जो आप पूछवाना चाहते हैं। ये पक्का मानिए आप। और ये वो स्टेज है दोस्तों, ये जो स्टेज मैं बता रहा हूं वो ये स्टेज है जब आपसे पूछा जाता है कि आप क्या तैयार करके आए हैं और आप कहते हैं कोई विशेष नहीं, तो आपने मौका गंवा दिया। इंटरव्यू आपकी मुट्ठी से बाहर होने जा रहा है, आपकी ग्रिप से, आपकी पकड़ से बाहर होता जा रहा है। जब आपको मौका दिया गया कि बताइए आप क्या तैयार करके आए हैं और उस समय आप कहते हैं कोई विशेष नहीं, तो ये आपका बहुत ही नकारात्मक उत्तर है। इसलिए जैसे ही आपको ये मौका मिले कि बताइए आज आप क्या तैयार करके आए हैं, तो आप एक सांस में 10-15 चीजें, 10-15 टॉपिक बता दें साहब, मैं जो है ये एरियाज मैंने तैयार किए हैं। क्योंकि देखिए, बी प्रैक्टिकल, बिल्कुल जमीन पे आके सोचिए। वो क्या कि जैसे आपकी समस्या ये है कि आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आपको उत्तर देना है। यही तो है, उत्तर देना है आपको। अब उन कौन से प्रश्न पूछे जाएं, उनका क्या उत्तर हो, यह आपकी समस्या है। तो जो प्रश्न पूछे गए हैं आपसे उनका जवाब आपको देना है। जो इधर बैठे हैं इंटरव्यू लेने वाले, उनकी समस्या यह है कि वो आपसे क्या पूछें जो आपको आता है। जो आपको आता है वो उनको कैसे पता लगे जिससे वो प्रश्न पूछें। क्योंकि सबसे अच्छा इंटरव्यू दोस्तों वो है जिसमें आपसे वो पूछा जाए जो आपको आता है, उसका आप बड़े इफेक्टिविटी के साथ जवाब दें, बड़े तर्क संगत आप जवाब दें। तो उनको बेचारों को कैसा पता लगे कि आपको क्या आता है, कैसे पता लगे उनको? तो हमने आपको मौका दिया कि बताइए आप क्या तैयार करके आए हैं और आप कहते हैं कि कोई विशेष नहीं, तो उनको कैसे पता लगेगा आपसे क्या पूछें? फिर वो जो चाहे पूछेंगे और उसके लिए फिर आप अपनी गर्दन कटवाने को तैयार बैठे। तो गर्दन कटवाने थोड़ी गए वहां। इसलिए जब आपसे पूछा जाए कि क्या तैयार करके आए हैं, तो आप बड़े 10-15 ऐसे टॉपिक रखें तैयार जो आप बताएं कि यस सर मैंने ये तैयार किया है। अब प्रश्न ये उठता है, मान लो आपसे पूछा ही नहीं गया कि आप क्या तैयार करके आए, तब क्या करें? जब आपसे पूछा ही नहीं गया, क्योंकि सबको नहीं पूछा जाता यहां, फिर क्योंकि ये तो बोर्ड पे डिपेंड करता है पूछे कि नहीं पूछे। लेकिन ये सामान्यतः 30-40% बच्चों से ये पूछा जाता है, बताइए क्या तैयार करके आए, और 90% बच्चे कहते हैं कोई विशेष नहीं। ये दुर्भाग्य है। इसलिए जो बच्चे सुन रहे हैं, जिनको अपनी बात इफेक्टिविटी के साथ कहनी है,
जो बच्चे सुन रहे हैं जिनको अपनी बात, अपने इंटरव्यू को अपने पकड़ में रखना है, तो वो गांठ बांध ले इस बात की कि आपसे जब पूछा जाए कि क्या तैयार करके आए हैं, तो आप बिल्कुल कहें कि सर हमने ये चीजें तैयार की हैं। लेकिन वो चीजें, वो एरिया फिर बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि आप मान के चलिए कि 10-15 एरिया आपने बताए हैं, तो आपका इंटरव्यू उन्हीं 10-15 एरियाज में होगा, उसके बाहर नहीं जाएंगे। यह निश्चित मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमारी समस्या है ना कि आपसे क्या पूछें, क्योंकि ये जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे जैसे हम इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, तो ये आपके ज्ञान की परीक्षा है, आपके अज्ञान की परीक्षा थोड़ी है। आपके उन एरियाज की परीक्षा है जो आप जानते हैं। ज्ञान तो असीमित है, व्यापक है। ये तो चांस है कि अगर मैं उधर बैठा हूं, तो अगर मेरे से पूछा जाएगा तो जरूर थोड़ी मैं भी जवाब दे पाऊं। जो इधर बैठे हैं, जो इंटरव्यू लेने वाले बैठे हैं, तब क्या करें जब आपसे पूछा ही नहीं गया, क्योंकि सबको नहीं पूछा जाता यहां। फिर क्योंकि तो बोर्ड पे डिपेंड करता है पूछे कि नहीं पूछे। लेकिन ये सामान्यतः 30-40% बच्चों से ये पूछा जाता है, बताइए क्या तैयार करके आए। और 90% बच्चे कहते हैं कोई विशेष नहीं। ये दुर्भाग्य है। इसलिए जो बच्चे सुन रहे हैं, जिनको अपनी बात इफेक्टिविटी के साथ कहनी है, जो बच्चे सुन रहे हैं जिनको अपनी बात, अपने इंटरव्यू को अपने पकड़ में रखना है, तो वो गांठ बांध ले इस बात की कि आपसे जब पूछा जाए कि क्या तैयार करके आए हैं, तो आप बिल्कुल कहें कि सर हमने ये चीजें तैयार की हैं। लेकिन वो चीजें, वो एरिया फिर बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि आप मान के चलिए कि 10-15 एरिया आपने बताए हैं, तो आपका इंटरव्यू उन्हीं 10-15 एरियाज में होगा, उसके बाहर नहीं जाएंगे। यह निश्चित मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमारी समस्या है ना कि आपसे क्या पूछें। क्योंकि ये जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे जैसे हम इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, तो ये आपके ज्ञान की परीक्षा है, आपके अज्ञान की परीक्षा थोड़ी है। आपके उन एरियाज की परीक्षा है जो आप जानते हैं। ज्ञान तो असीमित है, व्यापक है। ये तो चांस है कि अगर मैं उधर बैठा हूं, तो अगर मेरे से पूछा जाएगा तो जरूर थोड़ी मैं भी जवाब दे पाऊं। जो इधर बैठे हैं, जो इंटरव्यू लेने वाले बैठे हैं, तो हर व्यक्ति को हर चीज थोड़ी आती। ज्ञान का क्षेत्र तो बहुत असीमित है। इसलिए चूंकि आपके ज्ञान की परीक्षा जो आपको आता है उसी की तो परीक्षा करें। मैं जब पीएससी में था, तो मैं तो जिस तरह से, आप लोगों को ध्यान होगा, अगर क्योंकि थोड़े 5-7 साल हो गए हैं, हम लोगों ने तो, स्पेशली मैंने, चूंकि मैं टीचर था, इसलिए मैं दोनों से, इंटरव्यू से पहले दोनों से बात करता था। पहले एक्सपर्ट से, जो भी एक्सपर्ट आते थे सुबह और शाम, उनसे 5 मिनट में बात करता था कि देखिए ये बच्चे हैं, परेशान हैं, रोजगार इनके पास नहीं है, तरह तरह की परेशानियां हैं, घर में किस तरह की स्थिति है, पता नहीं किस तरह से यहाँ तक पहुंचे हैं। इनके प्रति हमको बहुत ही सहानुभूति पूर्वक अपना व्यवहार रखते हुए और बड़े तरीके से, बड़े शालीन वातावरण में इनसे हम बातचीत करें, क्योंकि वैसे ही परेशान है, हम इनको परेशान क्यों करें, हम तो उनको हेल्प करने के लिए बैठे। ऐसे ही मैं डेली इंटरव्यू से पहले, सुबह और शाम, डेली जो बच्चे इंटरव्यू देने आते थे उनसे मैं बात करता था कि आप निश्चिंत रहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे कहते थे कि साहब हमको तो डर लगता है। अरे तो हमारी कौन सी शक्ल डरावनी है, हमसे किस बात का डर, हम तो तुम्हारे यहाँ सहायता के लिए बैठे हैं, तुम्हारी हेल्प करने के लिए बैठे हैं, डरने क्या बात। और क्योंकि मैं कहता था, और ये मेरा हमेशा, मैं प्रो स्टूडेंट रहा कि मेरा जो आधार है, मेरी जो शक्ति है, मेरा विद्यार्थी है, इसलिए मैं उनको बिल्कुल एंश्योर करता था कि आप लोगों के साथ इनजस्टिस नहीं होगा। मैं यहाँ बैठा हूं, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, आप में जितनी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार आपका मूल्यांकन किया जाएगा। तो हम एक्सपर्ट को, जो भी आते थे, उनसे बातचीत करके उनको इस बात के लिए तैयार करते थे कि हमको इस बात के लिए पहले बच्चों से पूछना चाहिए, बताइए क्या तैयार करके आए। क्योंकि आप ज्ञान की बातें करें
और उस समय जब वो घबराया हुआ है, परेशान है, वैसे ही रोजगार नहीं है, तो उसको पहले पूछो सही क्या पूछे तुमसे। इसलिए ये जो एरियाज आपने तैयार किए वो बताएं। अब आपके जो कुछ साथी ऐसे हो सकते हैं जिनसे नहीं पूछा गया कि क्या तैयार करके आए, तब क्या करें? ऐसे बोल रहे हैं सर कि आपसे यदि ऐसा पूछा जाए कि आपने हम आपसे अपन क्या लास्ट में पूछें बात करेंगे, नोट कर लो कि आप। 10-15 एरिया दूं उनको हेलो हेलो प्रश्न हेलो के। हेलो, अरे जल्दी आ, अरे आप अरे बेटा जल्दी पहले आ, जल्दी आ, बंद मैं करो। लास्ट में बात करूंगा आपसे, आप नोट कर लें, है ना? पहले एक बार है ना? ये पूरा कर दें, तो बाकी 10-15 एरिया बताओ, उसके पर बाद वो आप। ऐसे एरिया होना चाहिए जिसमें कुछ अरे भी बंद कर पूछे तो बंद आप बता सको। कर। फिर आपसे नहीं पूछा गया क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मुश्किल से 30, 35, 40% बच्चों को पूछा जाता है, तो 60% बच्चे क्या करें? इसलिए जब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपने जवाब दे दिया, फिर क्वेश्चन पूछा गया, उसका भी आपने जवाब दे दिया, फिर क्वेश्चन पूछा गया, तब आप अटक गए। मतलब दो कैटेगरीज, एक वो कैटेगरी जिनसे पूछा गया क्या तैयार करके आए, आपने एरिया बता दिए, अब आपसे अपेक्षा की जाती है क्योंकि आपने एरिया बताए तो आप उनका जवाब देंगे ही देंगे। उन बच्चों के लिए जिनसे नहीं पूछा गया क्या तैयार करके आए हैं, तो क्या करें? तो जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, अगर आपने उन प्रश्नों का जवाब आता है और आप जवाब दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही अटके तो इसका काम मिले, ये जो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं उसको काम मिले, वो ये कि आपसे पूछा गया तो आपने कहा सर ये तो मेरा बहुत अच्छे से तैयार नहीं है। अब यहां वही 10-15 एरिया जो आपने तैयार किए हैं वो यहां काम में लाएं। सर मैं ये तो तैयार नहीं कर पाया ठीक से, लेकिन मेरे ये एरियाज अच्छे हैं, मैंने बहुत अच्छे से तैयार किए हैं, अगर आपकी कृपा हो तो इनसे आप पूछेंगे तो मैं जवाब ठीक से दे पाऊंगा या दे पाऊंगी। देखिए दोनों बातें आ गई। इसलिए ये अप्रोच अगर आपकी होगी तो इसी आधार पे मैं कहता हूं कि इंटरव्यू हमेशा वही होगा, इंटरव्यू में आपसे वही पूछा जाएगा जो आप तैयार करके गए हैं। पहला तो आपसे पूछा ही गया, नहीं पूछा गया तो जैसे ही मौका आवे आप कह दीजिए कि साहब मैंने ये एरियाज तैयार किए हैं, तो आप निश्चित मानिए कि उसी में से, क्योंकि उनकी भी तो प्रॉब्लम है ना कि वो क्या पूछे आपसे, ये आपकी समस्या नहीं है, ये जो उधर बैठे उनकी भी समस्या है कि वो क्या पूछे आपसे। लेकिन क्योंकि उनको तो केवल पूछना है, आपके तो जीवन का सवाल है, आपके तो कैरियर का सवाल है, इसलिए आपको बहुत सीरियसली लेना है। तो अब क्या तैयार किया, बताया, नहीं पूछा तो मौका आते ही आपने तैयार किया। अब यहां देखिए इंटरव्यू की टेक्निक, बातचीत की टेक्निक कैसे हो। अब जब इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब देते हैं आप, तो क्वेश्चन के जवाब में फिर सामान्यतः बच्चे क्या करते हैं कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा और आप एक भाषण शुरू कर देते हो, या तो बोलते ही नहीं, बोलते हैं तो बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, और अगर बोलते हैं तो बोलते ही चले जाते हैं, और उसमें एक ही पॉइंट आप स्ट्रेच करते हुए चले जाते हैं, एक ही बिंदु को खींचते हुए चले जाते हैं, तो हमको ये पता लगता है कि शायद एक ही बिंदु आपको पता है। इसलिए इस ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि जब जवाब दें तो उसको पॉइंट्स में बनाओ। 1 2 3 सर जब आपने पूछा तो मैं इसको 3 बिंदुओं में अपनी बात कहूंगा या कहूंगी, ये 2 बिंदु इसमें हैं, नंबर 1, नंबर 2। बात को बहुत ही छोटा, संक्षिप्त और स्पष्ट कहिए, आपकी भाषा शैली बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, आपकी बातचीत ऐसी होनी चाहिए कि मैं सुन सकूं। कई बार तो क्या होता है कि बच्चे इतने धीरे बोलते हैं कि बार बार कहना पड़ता है कि जरा जोर से बोलो, कई बार वो इतनी जोर से बोलते हैं कि जैसे सामने वाले बिल्कुल बहरे हो। एक नॉर्मल तरीके से सामान्य भाषा में एक इफेक्टिविटी आपके उत्तर में लगे और स्पष्ट लगे कि 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4। एक पॉइंट को खींचते हुए भाषण मत दीजिए, उससे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, क्यों, बातचीत है और बातचीत आपको लंबी करनी है, आप कोशिश करते हैं कि एक ही चीज को खींचते हुए चले जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अपनी बातचीत को पॉइंट्स में बनाइए, 1 2 3।
तो जैसे ही हमको लगेगा कि आप ठीक से बोल रहे हैं, तो आपको वो 4 बिंदुओं की इंतजार हम नहीं करेंगे। जैसे ही आपने 1-2 बात कही, आपको दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, फिर तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे व्यक्ति में इस तरह से बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो अब यहाँ जो ध्यान रखने की बात है कि आप अपने बात टू द पॉइंट रखें, शॉर्ट एंड स्वीट रखें। चेहरे पर अब आइए देखिए कि सामान्यतः जब आप इंटरव्यू देते हैं तो आपके चेहरे पर घबराहट के भाव रहते हैं। चेहरे पर व्यग्र दिखते हैं, आप घबराए हुए दिखते हैं, एक टेंशन आपके चेहरे पर दिखता है। इंटरव्यू एक ऐसी कला है दोस्तों कि ये जो डर है, जो भय है, जो घबराहट है, वो होगी, ये स्वाभाविक है। अगर मैं भी दूंगा तो मुझे भी, परीक्षा के नाम पे सबको घबराहट होती है, पर नाम परीक्षा का सुनते ही बड़े बड़े घबरा जाते हैं। तो घबराहट तो होगी, लेकिन हमको ये क्षमता, ये आर्ट, ये कला डेवलप करनी पड़ेगी कि अंदर धुक धुक हो रहा है लेकिन वो चेहरे पर नहीं आना चाहिए, अंदर डर लग रहा है लेकिन बाहर चेहरे पर नहीं आना चाहिए। इसलिए एक ये डेवलप कीजिए आप अपने जीवन में, क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए अपेक्षा की जाती है कि वो खुद ही अगर टेंशन में होगा तो जो लोग बाग उनके आएंगे, जो उनसे मिलने आएंगे, उनको कैसे वो सेटिस्फाई करेगा बातचीत से। इसलिए एक आर्ट सीखिए कि चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट आपके रहे। हिंदी वाले विद्यार्थी जो हैं जानते हैं, एक शब्द मैं आपको दे रहा हूं, स्मित। एक स्मित आपके चेहरे पर रहनी चाहिए, एक हल्की सी मुस्कुराहट, एक हल्की सी स्माइल आपके चेहरे पर होनी चाहिए, जिससे हम ये मार्क नहीं कर सकें कि आपके अंदर क्या चल रहा है। जो अंदर चल रहा है वही चेहरे पर है, घबराहट है, परेशानी है, तो वो ठीक नहीं माना जाता। इसलिए ये डेवलप कीजिए, ये आर्ट डेवलप कीजिए कि जो अंदर है वो आपके चेहरे पर नहीं आए। जो आपके चेहरे पर दिखाई देता है वो अंदर नहीं होना चाहिए, जो अंदर है वो आपके चेहरे पर दिखाई नहीं देना चाहिए। ये आपको डेवलप करना चाहिए, करना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो ठीक है, इंटरव्यू में तो वो चाहिए, और वो जब आप फील्ड में जाएंगे तो भी आपसे अपेक्षा की जाती है कि एक प्रशासनिक अधिकारी वो है जो, प्रशासनिक अधिकारी बहुत सारी टेंशन होती, जगह जगह के, ऊपर से नीचे के, साइड के, जनता की। तो वो अगर खुद ही परेशान है, खुद ही उसमें झुंझलाहट है, खुद ही उसमें अंदर वो फेस नहीं कर सकता पब्लिक को, तो हमारी क्या सेवा करेगा। इसलिए अभी से आप इंटरव्यू से ही इस तरह की कला सीखिए कि जो अंदर दुख दुख हो रही है वो आपके चेहरे पर नहीं आवे, अंदर जो घबराहट है वो आपके चेहरे पर नहीं आवे। अब देखिए क्या होता है, जब आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं, जो सामने बैठे होते हैं 4 व्यक्ति, वो आपके चेहरे के बहुत सारे भाव पढ़ते हैं। जैसे 2-3 चीजें और डेवलप कीजिए जो आपको पता नहीं होता, लेकिन जो सामने बैठा है, आपको तो पता नहीं होता घबराहट में, कि जो इंटरव्यू बोर्ड है उससे आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, उससे नजर मिलाइए। सामान्यतः बच्चे क्या करते हैं कि वो नजरें चुराते हैं, कभी ऊपर देखते हैं, कभी नीचे देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं। वो मुखातिब नहीं होते बोर्ड मेंबर्स के साथ। इससे ऐसा लगता है कि यू आर नॉट एट होम, आपको अंदर से परेशानी है। इसलिए जब आपसे प्रश्न पूछे जाए, जब आप जवाब दें, तो आप बोर्ड से मुखातिब कीजिए। सामान्यतः जो व्यक्ति पूछ रहा है उससे नजर मिलाइए, और जो मेंबर्स बैठे हैं उनकी तरफ भी देखते जाइए। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति पे अपनी नजर गड़ा दें, आप उस व्यक्ति को देखिए और घूरिए मत। एक सामान्य जैसे बातचीत करते हैं वैसे अपनी नजर रखिए, व्यक्ति को देखिए, व्यक्ति से आई कांटेक्ट कीजिए, और जो 3 लोग बैठे हैं उसके अलावा उनको भी आप बारी बारी से इधर उधर देखते रहे। ऐसा नहीं है कि गर्दन से कभी गर्दनी को आप परेशान कर दें। आराम से बातचीत करें, उनसे मुखातिब हो, उनसे नजर मिलाएं, और सामान्यतः जो प्रश्न पूछ रहा है उस पर ज्यादा ध्यान दें, बाकी इधर उधर भी देखें।
नजरें बिल्कुल मिलाएं, आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। दूसरा, आप क्योंकि घबराहट में होते हैं इसलिए कभी आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं जैसे आप होठ काटते बैठ बैठ के, आपको पता ही नहीं होता, होठ काटते रहते हैं। कभी क्वेश्चन पूछो तो वो यूं सर पे हाथ रखते हैं, ऐसे सोचते हैं जैसे वो ये याद कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो। ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मल तरीके से एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने आप को सामान्य रखते हुए अपनी बात इफेक्टिविटी के साथ कहिए। ऊपर नीचे मत देखिए, इधर उधर मत देखिए। एक और चीज जो आप लोगों को पता नहीं लगती, और वो है, अब हर कैंडिडेट या ज्यादातर कैंडिडेट अपने तकिया कलाम यूज करते हैं, उनको पता नहीं होता बातचीत में। लेकिन जो सामने वाले हैं उसको बड़ा अटपटा लगता है। वो कहते हैं मेरा मतलब है कि, मेरा मतलब, हर सेंटेंस में 3 बार 4 बार मतलब है कि, जो कंटेंट है वो तो बोलते नहीं है, और मतलब है कि, मतलब है कि, जो है कि, जो है कि, वैसा है कि, वैसा है कि, ये चीजें बहुत निकलती हैं। इनको भी आप कंट्रोल करिए, इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर इनको आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो सामने वाले पे ज्यादा, क्योंकि आप जो कंटेंट है उसको, आपका कंटेंट दब जाता है इसके, इसलिए अपनी आदत को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो अब देखिए, पहली बातचीत हुई इंटरव्यू, इंटरव्यू के कंटेंट्स, आपसे पूछा जाए क्या तैयार करके आए हैं, तो बिल्कुल बोलिए कि ये तैयार किए हैं। अगर नहीं पूछा गया है तो मौका आने पर इसको काम में लें कि यस मैंने ये तैयार किया है। ठीक है, अपनी जो आदतें हैं उनको ठीक से आई कांटेक्ट कीजिए, बातचीत को इफेक्टिविटी के साथ अच्छी भाषा शैली में अपनी बातचीत को रखें। अब कई, और इसी तरह भाषण मत दीजिए, उसको बिंदुओं में अपनी बात रखिए। ये मेरा कहना है, ये 3 बातें हैं, ये 2 बातें हैं, ये। अब बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि साहब इसके लिए कैसे प्रैक्टिस करें। ये तो नहीं है, जैसे बच्चे कहते हैं साहब हम लिख तो बहुत अच्छा सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस आप बता रहे हैं, इस प्रोसेस से कैसे गुजरें, इसके लिए क्या तैयार करें। तो जिन लोगों के पास अभी टाइम है, क्योंकि इंटरव्यू बहुत लंबे समय तक चलते हैं, 2 महीने तक चलेंगे कम से कम, इसलिए इन 2 महीने में जो भी मतलब आपका है, महीना 2 महीना जो आपको टाइम मिल रहा है, उसका अधिक से अधिक सदुपयोग कीजिए, उस टाइम का दुरुपयोग मत कीजिए। इस समय आपकी आंख बिल्कुल मछली की आंख पे होनी चाहिए, आपके टारगेट पे आपकी आंख होनी चाहिए। तो सोते उठते बैठते गाते आपके दिमाग में इंटरव्यू रहना चाहिए। जब तक इंटरव्यू हो नहीं जाए तब तक आपको बिल्कुल उस इंटरव्यू के दायरे में रहना है। कहीं बैठे हैं तो भी, सो रहे हैं तो सोने से पहले पूरी चीज को आप रिवाइज करें। तो 24 आवर्स में जो 6-7 घंटे आप सोते हैं, उसके अलावा हमेशा आपके दिमाग में इंटरव्यू होना चाहिए। और इसलिए इसके लिए क्या करें, ये जो मैंने आपको बताया, इस प्रोसेस से गुजरें, तो एक तो छोटे छोटे पीयर ग्रुप बनाइए, 4-4 5-5 लोगों का एक ग्रुप बनाइए और आपस में डिस्कस कीजिए। 5 अगर हैं तो 4 या 5, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए ग्रुप। तो 4-5 लोग आपस में बैठ के एक एक टॉपिक लें, पांचों, तो इस प्रोसेस से 5 टॉपिक तैयार हो जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं अरे साहब मैं अपना टॉपिक इसको क्यों बताऊं, ये तो कंपटीशन का मामला है। देखो, कंपटीशन तो है, लेकिन किसको क्या पूछा जाएगा पता ही नहीं है। और हो सकता है कई बार इंटरव्यू में आपसे वो पूछा जाए आपने तैयारी नहीं किया। लेकिन चूंकि इस प्रोसेस से, तैयारी के प्रोसेस से आप गुजरते हैं, इसलिए आप अगर तैयारी करते हैं तो आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका लगभग जवाब दें, एग्जैक्ट नहीं तो लगभग जवाब देते हैं। यहां एक और बात ध्यान रखने की है, अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप ब्लफ नहीं करें। आप थोड़ा सा अगर आइडिया लगा सकते हैं, और अगर आप थोड़ी सत्यता के नजदीक पहुंचते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं है, बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो आप कहें सर सॉरी, मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे ध्यान नहीं है। कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको जो 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं उन 20 प्रश्नों का जवाब आप दें, सबका जवाब दें, कोई जरूरी नहीं है। 2-4-5 क्वेश्चन नहीं दें, 10-20 में से अगर 10 का भी नहीं दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन
जिन रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस का जवाब दें वो इतना इफेक्टिविटी के साथ दें कि बोर्ड आपसे प्रभावित हो जाए। तो कौन सी चीज अपील कर जाए बोर्ड को, ये प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाथ पांव नहीं फुलाने चाहिए कि हमको इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए, उसमें से हमने इतने का जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, कोई अपेक्षा भी नहीं की जाती सारे प्रश्नों का जवाब दें। जिन प्रश्नों का जवाब आप दें उनका बड़ी इफेक्टिविटी के साथ आप जवाब दें, बड़े कन्विंसिंग तरीके से आप बात करें और जिससे बोर्ड प्रभावित हो सके ऐसी आप बात करें। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि साहब 20 का 20 जवाब दे आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए हाथ पांव फुलाने की आवश्यकता नहीं है, घबराहट की आवश्यकता नहीं है। जितने प्रश्न आपने किए हैं उनका बहुत अच्छे से जवाब दें, टू द पॉइंट जवाब दें, अच्छी सी भाषा शैली में दें। आपके बातचीत का जो सलीका वो इतना अच्छा है कि वो बोर्ड को अपील कर रहा है, तो हो सकता है कि आपके 5-7 क्वेश्चन से ही बोर्ड प्रभावित हो और आपको अच्छे मार्क्स अवार्ड किए जाए। तो यहां जो बात ध्यान रखने की है वो ये कि आप पीयर ग्रुप बनाएं, 4-5 आपस में बैठें, आपस में बातचीत करें, आपस में तैयारी करें, क्वेश्चन एक दूसरे को पूछें, क्वेश्चन का जवाब दें। बहुत सारे टॉपिक आपस में आप तैयार करके एक दूसरे के साथ शेयर करें, मॉक इंटरव्यू दें, मतलब वहीं बैठ के आपस में इंटरव्यू दें। इसी तरह से जैसे आप जिस संस्था के साथ जुड़े हैं वहां मॉक इंटरव्यू अगर होता हो तो मॉक इंटरव्यू में जुड़े आप वहां से, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी हेल्प मिलती है। क्योंकि पता लगता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉक इंटरव्यू जो बच्चे साथ बैठते हैं उनसे पता लगता है कि आपका किन लोगों से कंपटीशन है, उनका लेवल क्या है, वो किस तरह के लोग हैं। तो जब आपको पता लगे कि मेरा जैसा ही है तो घबराहट कम होती है। मैं जैसा हूं वैसा ही है, जैसा मुझे आता है वैसा उसको आता है, तो लगता है कि क्योंकि ये देखिए साइकोलॉजिकल होता है। अब यहां मैं दूसरी एक और बात पे आ रहा हूं कि पीयर ग्रुप आपने बनाया। एक मिरर थेरेपी में बच्चों को देता हूं जनरली, मिरर थेरेपी। एक शीशा, ये हमारी मिरर थेरेपी बड़ी कारगर हुई है। ये मैं आप लोगों के साथ इस जो हमारा अनुभव है वो शेयर कर रहा हूं। वही पिछले कई वर्षों से वो बच्चे जो बोल नहीं सकते, वो कहते हैं लिख तो बहुत अच्छा सकते हैं, बोल नहीं सकते सर, तो बोलने के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो टीचर्स हैं जो पढ़ाते लिखाते हैं वो तो बोल लेते हैं, या जैसे बहुत सारे लोग अपने स्कूलों में कॉलेजेज में कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह में भाग लेते हैं, डिबेट ड्रामा में भाग लेते हैं, वो बोल लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, वो उनको मौका नहीं मिल पाता, तो वो झिझक उनकी बनी रहती है। वो झिझक उनकी कैसे खुले, वो झिझक कैसे दूर हो, इसके लिए मैंने एक मिरर थेरेपी डेवलप की। और वो मैं कई वर्षों से इस तरह के जो कंपटीशन के लिए बच्चे तैयार करते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, उनके साथ मैं ये सामान्यतः शेयर करता रहा हूं। और इसके बहुत ही चमत्कारिक परिणाम हमको देखने को मिले। यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बोर्ड के सामने जाते ही ढेर हो जाते हैं, उन्होंने इस प्रणाली को काम में लिया और वो अनेक बच्चे सफल हो चुके हैं। मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जो आज कई सारे ऐसे बच्चे जो चीफ सेक्रेटरी से रिटायर हो चुके हैं। उनकी पहली स्थिति ये थी, वो बोलने में उनको बड़ी परेशानी थी, इंटरव्यू में बड़ी परेशानी थी। वो मुझे याद रखते हैं कि सर वो आपकी मिरर थेरेपी मैंने अपने लड़के को बताई। वो कहता है कि मैंने अपने एक स्टूडेंट को बताई। जिस टीचर्स भी हमारे साथ बहुत जुड़े रहे, तो ये मिरर थेरेपी काम में लें। अब मिरर थेरेपी क्या है मैं आपको बताता हूँ। हालांकि मैं ये जगह जगह जाता हूँ, इसको जरूर बताता हूँ बच्चों को, तो बहुत सारे बच्चों ने सुन भी रखा होगा। आप एक 2x2 का शीशा लेके आए, 2 फुट बाई 2 फुट का एक शीशा, बड़ा शीशा जिसमें आप पूरे दिखें। उस शीशे को आप अपने कमरे में जिसमें आप रहते हैं, पढ़ते हैं, उसमें लगाइए, दीवार पे लगाइए और शीशे से में अपने आप से बात करिए, जोर जोर से बात करिए। घर वालों को जरूर बता देना कि भाई तैयारी कर रहा हूँ, सोचें कहीं गड़बड़ हो गया, कहीं गया था, एक कोई टीचर ने पता नहीं क्या बता दिया, तो आजकल ये जोर जोर से बोलता है।
तो घर वालों को जरूर बता देना कि वो कहीं परेशान हो जाए। इसलिए शीशा लाइए, शीशे को दीवार में लगाइए और उस शीशे के सामने अपने आप को खड़े होकर अपने आप से बातें कीजिए। अब क्या बात करें? अब यहां एक एक टॉपिक लीजिए और टॉपिक के बारे में क्या क्वेश्चंस हैं, क्या जवाब है, क्या अपने आप ही क्वेश्चन पोज कीजिए और अपने आप ही उन क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, जोर जोर से बोल बोल के। अब शीशे के सामने देखते भी जाइए। अब शीशे के सामने जैसे आप बोलेंगे, लगातार कुछ दिनों तक सुबह शाम घंटों आप तैयारी करेंगे, तो आपके बोलने की बात, आपकी झिझक खुलेगी अपने आप से। जो किसी से बात करें, बात करने का वो मौका मिलना चाहिए ना। तो इसलिए बात कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए, उनका जवाब दीजिए। अब जवाब देते हुए अपने आप को चेक कीजिए कि आपके चेहरे पर किस तरह के भाव आ रहे हैं। आपके चेहरे पर घबराहट तो नहीं है, आपके चेहरे पर कोई परेशानी का भाव तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर जवाब देते हुए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बात करिए। प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी चीज है। तो चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए जवाब, क्वेश्चन पोज कीजिए, उनका जवाब दीजिए। चेहरे पर से घबराहट और ये सब भाव हटाइए। दूसरा, आपके चेहरे पर, जैसे मैंने बताया ना कि बहुत सारे बच्चे इधर उधर देखते हैं, तो अपनी आंखों को स्थिर कीजिए, ऊपर नीचे इधर उधर मत देखिए। ये भी प्रैक्टिस है। फिर आपस में बहुत सारे बच्चे अपने होठ वोट काटते हैं, उसको भी चेक कीजिए कि आप कहीं आप तो होठ वोट नहीं काट रहे हो। कई तकिया कलाम यूज करते हैं अपनी बातचीत में, तो आप अपनी जब बात करेंगे अपने आप से तो आपको पता लगेगा कि आप कोई तकिया कलाम तो यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसको चेक कीजिए। ये अपने आप में एक बहुत चमत्कारिक प्रक्रिया है दोस्तों। बहुत सारे हजारों बच्चों को मैंने इस प्रोसेस से गुजरते देखा है और वो आज बहुत अच्छे ओरेटर्स हैं, जिन्होंने जो प्रशासक हैं, जो आईएएस हैं, जो राजस्थान की स्टेट सर्विसेज के अलावा बहुत सारी स्टेट सर्विसेज से मैं जुड़ा हुआ रहा हूँ, चाहे वो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, चाहे एमपी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, चाहे आंध्र प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, चाहे महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस जुड़े हुए हों। बहुत सारे बच्चों को हमने इस प्रोसेस से तैयार किया और उसके चमत्कारिक परिणाम हमको देखने को मिले हैं। इसलिए ये थेरेपी उन बच्चों के लिए बहुत बहुत जरूरी है जिनको बोलने में झिझक होती है, जिनको अपने आप को चेक करने की आवश्यकता है। उन लोगों के लिए ये थेरेपी बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है दोस्तों। तो इसलिए इंटरव्यू अपने ग्रिप में रखिए, जो तैयार की चीज है वो बताइए, बिंदुओं में बात करिए, भाषण मत दीजिए। अपने आदतों को, अपनी तकिया कलाम को, चेहरे पर जो भाव है उनको, अपनी लैंग्वेज को सुधारिए, अपनी भाषा शैली को सुधारिए। उसमें आप किस तरह से बोर्ड प्रभावित हो, इस तरह के वाक्य बनाना, सेंटेंस बनाइए जिससे कि आप दूसरों को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना इंटरव्यू करें। अब यहां जो 2-3 चीजें ध्यान रखने की हैं वो ये कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता, तो किस बोर्ड के किसी मेंबर ने आपको क्लू दिया और उससे आप जवाब देने की स्थिति में रहे, तो आप उनको धन्यवाद दीजिए। क्योंकि देखिए, औपचारिक बात है और इसलिए हर चीज हम आपकी मार्क करते हैं उस समय कि आप कितने सोशल हैं, किस तरह के आप में एक जो होता है कि आप एक सामान्य भाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि आप कितने सोशल हैं, कितने औपचारिक रूप से कोई आपकी कोई सहायता कर रहा है तो आप उसको अपना अधिकार नहीं समझें, उसको आप धन्यवाद दीजिए कि आपने मेरी सहायता की, आपने मुझे क्लू दिया, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मान लो बोर्ड आपको किसी और मामले में हेल्प करता है, कोई बातचीत में, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपका ये जवाब बहुत अच्छा था, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि बहुत अच्छा था, आप सुन के चुप बैठे, आप कहिए थैंक यू सर। तो अगर आपकी प्रशंसा की जाती है तो धन्यवाद दें, आपको कोई क्लू देकर आपकी सहायता की जाती है तो आप धन्यवाद दें। इसी तरह से जब आप बैठे हैं अंदर और उसी वक्त चाय वगैरह आती है, बोर्ड के लिए चाय आती रहती है, तो नेचुरली ये एक कॉमन कर्टसी होती है, तो बोर्ड आपसे कहता है कि आप चाय लें और आपने चाय का कप उठाया और पीना शुरू कर दिया।
ये केवल औपचारिकता के नाते पूछा जाता है, चाय वगैरह आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर घबराहट है और बोर्ड कहता है कि आप पानी पी लीजिए, तो बोर्ड पानी का एक गिलास रखा होता है, वो पानी आप अवश्य पी सकते हैं। पानी पीने में जो घबराहट वगैरह होती है या बोलते बोलते होठ सूख जाते हैं, भाई ये क्योंकि परीक्षा का मामला है, इसलिए सर्दी में भी पसीने आते हैं तो आते हैं, घबराहट तो होती है, होठ सूखते हैं, तो पानी रखा, पानी पी सकते हैं। लेकिन वो चाय वगैरह के लिए आपसे पूछते हैं तो आप कहिए थैंक यू सर, थैंक यू, मतलब आप धन्यवाद दे दीजिए। कहीं ऐसा नहीं होगा आप कब उठा के उनके साथ चाय पीने लग जाए। ऐसे ही बोर्ड आपको कई बार एक वातावरण ऐसा बन जाता है कि आपने कोई बात कही और वो बोर्ड हंसता है, अब आप भी उसके साथ जोर जोर से हंसने लग गए। आप तो किसी बात पे अगर बोर्ड हंस रहा है तो हंसने दीजिए, आप उसमें आपकी हर हल्की सी मुस्कुराहट तो अवश्य हो सकती है, लेकिन आप अट्ठास करने लगे बोर्ड के साथ, वो भी ठीक से नहीं माना जाता। ये कुछ कॉमन बातें हैं ऐसी औपचारिकता से संबंधित, कर्तव्य से संबंधित, जो आपको करनी चाहिए, जो नहीं करनी चाहिए। अब दूसरा तीसरा इस तरह से इंटरव्यू चल रहा होता है, आप अपनी बात इफेक्टिविटी के साथ कहते हुए जब पटाक्षेप होने को आता है, इंटरव्यू जब खत्म होने को आता है, तब आप उठें और फिर बोर्ड को धन्यवाद देके आप वहां से जाएं। ऐसा नहीं है कि आप कमरे से बाहर आ जाएं। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है। अब यहां बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इसलिए मैं 10-20 मिनट इस बात के लिए रखता हूं कि जिनसे मैं बात करूं उनके कोई इससे संबंधित क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो अब आप मेरे को पूछ सकते हैं। हाँ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो लाइव टाइप कर सकते हैं। जो आप टाइप करोगे वो क्वेश्चन मैं सर से पूछ लूंगा। जो आप टाइप करें, जो कोई भी बच्चा कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है इंटरव्यू के बारे में, तो आप अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, वो क्वेश्चन सर उसका आंसर देंगे। पूछे भाई। है कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए। कर दो। हाँ अनम्यूट कर रहा हूं। हाँ, एक को कर दो। हाँ हाँ कर दो। हाँ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? सर की आवाज मेरे पास आपकी आवाज नहीं है जी, मेरे पास हाँ? सर की आवाज नहीं आ रही है। हाँ हेलो? आपको आपकी आवाज हमें आ रही है, बोलिए। क्या जी सर। बोलिए। सर मुझे ये पूछना था कि मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा वेरिएशन है सब्जेक्ट का। जैसे मेरा 12th साइंस मैथ से हुआ है, मेरी ग्रेजुएशन कॉमर्स से हुई है और उसके बाद मैंने मास्टर एमफिल और पीएचडी पॉलिटिकल साइंस से किया है और उसके बाद मैं अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो में वर्किंग हूँ। तो अगर इस तरीके के वेरिएशन के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है कर दिया तो मुझे कैसे हैंडल करना चाहिए? हाँ सर की मेरे पास आवाज नहीं आ रही है, आप कुछ सेटिंग हुई है ऐसी? मेरे पास सर की आवाज नहीं आ रही। बीएम शर्मा प्रोफेसर बीएम शर्मा पीआरओ बीएम शर्मा। ये रहा सर एक बार आप खुद को अनम्यूट कीजिए, उसके बाद बोलिएगा, आवाज आएगी फिर। अब जी सर, अभी मेरे पास आवाज आ रही है। हाँ, जी वो सर। इन्होंने वो म्यूट कर दिया होगा। हाँ। तो देखिए क्या है कि अब आपको जैसा पता है परीक्षा की इस प्रक्रिया से आप गुजर चुके हैं। नाउ देयर इज नो ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर तो है ही नहीं अब तो केवल आपका जो सिलेक्शन हुआ है मेंस में वो जनरल स्टडीज के 3 पेपर और लैंग्वेज पेपर से हुआ है।
इसलिए आपकी साइंस की बैकग्राउंड हो, चाहे कॉमर्स की रही हो, बाद में आपने पॉलिटिकल साइंस में किया हो, तो ये तो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात होगी। सिंस यू आर वर्किंग इन ए इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो भी आपका है उसमें आप काम कर रहे हैं, तो आपसे जो जहां आप अभी काम कर रहे हैं उसके बारे में जरूर पूछा जाएगा। शुरुआत ही उसी से होगी। आप किस पोजीशन पे हैं वहां? आप किस पोजीशन में हैं वहां? सर मैं वहाँ पे इंटेलिजेंस ऑफिसर हूँ। तो आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि जिस पोजीशन पे आप काम कर रही हैं उससे अब इधर क्यों आना चाहती हैं, नंबर जी 1। सर। ओके। उसका जवाब आपके पास होना चाहिए। दूसरा, सर। इस जो पद, जो आप जिस पोजीशन पे, जिस ऑफिस में भी काम कर रही हैं, जिस पोजीशन पे काम कर रही हैं, उसके क्या काम हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कैसे आप इन चीजों को करती हैं। तो बोर्ड ये जानना चाहेगा कि अभी जिस पोजीशन पे आप काम कर रही हैं उसमें आपका किस तरह का वर्किंग है, ओके। बेसिकली क्या फंक्शंस हैं, जी। और उससे आप यू आर नॉट सेटिस्फाइड तो क्यों नहीं सेटिस्फाइड, यहां क्यों आना चाहती है। यहां आना चाहती है तो उसके बारे में आपको कुछ लॉजिक आपको अपना डेवलप करना पड़ेगा कि भाई मैं इसलिए आना चाहती हूं। तो इससे संबंधित क्वेश्चन तो आपको जरूर पूछेंगे, लेकिन इससे कोई नहीं पूछेगा कि आपने बीएससी साइंस किया, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, फिर आप कॉमर्स करें, इससे बोर्ड का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, जी। पोजीशन के साथ साथ आपको ये जरूर पूछा जा सकता है कि भाई आपने, जैसे मान लीजिए कोई साइंस से संबंधित क्वेश्चन हो, तो क्योंकि वो आपकी सेकेंडरी तक साइंस रही है, हायर सेकेंडरी तक, तो आपसे साइंस के बारे में कोई चीज पूछी जा सकती है। इसी तरह से जैसे आज जो कोरोना की वजह से जो स्थितियां हो गई हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसी है, हमारा इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, क्योंकि कॉमर्स आपका रहा है, इसी तरह से चूंकि पॉलिटिकल साइंस में आपने किया तो पॉलिटिकल साइंस की कोई चीज पूछी जा सकती है। तो सब्जेक्ट के बारे में जरूर पूछा जा सकता है, लेकिन उसके आपने अलग अलग जो फैकल्टीज जो आपने बदले की, क्यों की, ये कोई नहीं पूछेगा, उनको इससे मतलब नहीं है। लेकिन जो आपने किया वो आपको आता है कि नहीं आता है, जिससे कि आप हमारे यहाँ में, तो आप आरएस या जो भी जिस पोजीशन पे आप आए उसको आप ठीक से हैंडल कर सकती है कि नहीं कर सकती है, ये हम जानना चाहते हैं। तो अगर आपको सब्जेक्ट जिसमें आपने किया वो आता है, अब जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस में आपने किया, तो जिस तरह की स्थिति इस समय है डेमोक्रेसी की, जिस तरह की स्थिति है फॉरेन पॉलिसी की, जिस तरह की स्थिति हमारे जो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज रिलेशंस विद हर नेबर्स, पड़ोसियों के साथ कैसे संबंध है, या जी सर। पॉलिटिकल साइंस का कोई भी चीज जैसे जो अंदर आदमी बैठा उस पर डिपेंड करता है कि वो किस फील्ड का है। तो फील्ड से क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये कोई नहीं पूछेगा कि आपने बदले क्यों, ये इससे कोई मतलब नहीं है बोर्ड का। हाँ, सर जो आपने किया वो आपको आता है कि नहीं आता है, ये बोर्ड का उससे कंसर्न है। बोलिए। सर मेरा एक और क्वेश्चन था कि लाइक पॉलिटिकल साइंस में तो आई एम लिटिल बिट कॉन्फिडेंस है मुझे, लेकिन कॉमर्स और साइंस क्योंकि बहुत टाइम हो गया है तो भी मुझे इसको मतलब मैं आंसर हाँ हाँ, नहीं तो दे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप ईमानदारी से कहिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम वहां बनते हैं, जी। वहां हम चीज को ऐसे बताना चाहते हैं कि पता नहीं हम क्या है। आप ईमानदारी के साथ, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, वो भी ह्यूमन बीइंग है। अब आप कह सकते हैं साहब कि अगर साइंस में भी जो आपने किया हल्की फुल्की कोई चीज आपको आती है तो आप जरूर बताएं, जी। लेकिन आप कहें कि जैसे ऐसी चीज में उलझ जाए तो कहीं ईमानदारी के साथ। तो ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण है कि साहब इतना तो मुझे आता है, इतना मुझे नहीं आता, क्योंकि अब इतने साल हो गए, भूल भाल गए हैं, और चूंकि फिर पॉलिटिकल साइंस चूंकि मैंने अभी ताजा किया है तो मुझे ये चीजें ध्यान है। लेकिन हो सकता है पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं आती हो, तो ईमानदारी के साथ कहिए ये आता है, हाँ ये सर। नहीं आता है, ईमानदारी जी से सर। बात करिए। क्योंकि वहां वो सब व्यक्ति सब जानते हैं, सब इसी प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, उनको भी पता है कि आते आते जो कोई चीज आती है वो भी वहां भूल भाल जाते हैं। जी सर। तो इसलिए जी सर। इसमें कहीं कोई बनावटीपन की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल औपचारिक रूप से अपनी बात ईमानदारी जी से सर। कहिए। अगले ओके सर, प्रतिभागी थैंक यू अगले वेरी मच सर। प्रतिभागी है भारत शर्मा थैंक यू वेरी मच। हनुमानगढ़ से। भारत शर्मा हनुमानगढ़ से। हाँ, जो क्वेश्चन पूछना चाहे वो अपने हाथ इरेज कर दे, हाथ इरेज करेंगे तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ भारत शर्मा जी, हाँ पूछिए, बोलो भाई, क्वेश्चन बोलो। पूछिए। हाँ नमस्कार नमस्कार, सर, बोलो। गुड इवनिंग। सर मैं पूछना चाह रहा था कि मैंने लॉ 2015 में मेरा आरएस की प्रिपरेशन में लगा हूँ पिछले 4 साल से। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे
आवाज नहीं आ थोड़ा रही सर साफ मेरी? बोले, आवाज नहीं आ रही है। जी सर मेरा क्वेश्चन था कि हाँ, अगला क्वेश्चन 2015 कर दो, में अगला मेरा कर दो, लॉ अगला कंप्लीट कर हुआ दो। था। बादशाह जी नेटवर्क में नहीं है सर, नेटवर्क में नहीं है, नेटवर्क कमजोर है उनका। अगला कर दो, अगला कर दो। हाँ, अगले कौन है? ये जीएस सर है, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या डॉक्टर शिल्पा सक्सेना लेना। डॉक्टर शिल्पा सक्सेना, हाँ हाँ करना। हाँ, डॉक्टर शिल्पा सक्सेना को, हाँ हाँ, डॉक्टर शिल्पा सक्सेना जी है, वो क्वेश्चन पूछिए। हेलो सर। हाँ बोलिए हेलो। बोलिए, हाँ बोलिए। सर मैं एक प्रश्न पूछना चाह रही हूँ कि मेरी एज थोड़ी सी ज्यादा है, 40 प्लस है, तो हर मॉक इंटरव्यू में मेरे से सवाल पूछा जाता है कि आपको कम साल मिलेंगे, हम आपको जॉब क्यों दें। तो सर इसका मुझे जवाब समझ में नहीं आता कि मैं मतलब क्या बोलूँ इस मामले में, कि थोड़ा तो लेट भी हो गए, 3 साल हो गया वैकेंसी को भी, तो एज तो होगी ही सर। तो उसके लिए मुझे बड़ा वो ऑकवर्ड फील होता है कि क्या जवाब इसका बनता है सर। नहीं नहीं, आप क्या कुछ काम कर रही हैं अभी? हाँ जी सर, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। तो बस ठीक है ना, तो उसमें क्या बात होगी। आप वहाँ टीचिंग में हैं, टीचिंग इतने जी। साल से कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वैरायटी ऑफ जॉब हमारे पास हो, तो हम आकर यहाँ, चाहे हमारे पास समय कम है, लेकिन हम सिस्टम के लिए ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो बिल्कुल नए नए आ रहे हैं, क्योंकि हम अनुभवी हैं और जो जी अनुभव सर। के साथ वहां आ रहे हैं, तो हम सिस्टम में ज्यादा, सिस्टम की ज्यादा अच्छे तरीके से सेवा कर सकते हैं बनिस्बत उस व्यक्ति जी के जो सर। बिल्कुल नया है, जिसको कोई अनुभव नहीं है। क्योंकि अपनी बात को एक पॉजिटिव सेंस में रखने की आवश्यकता है। एक जी नया सर। लड़का आता है, वो यहाँ हाँ जी। आकर बहुत सारी चीजें सीखेगा, हम तो सीखे भी आ रहे हैं, तो हम सिस्टम के लिए ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं सर। हमको अनुभव है, प्रशासन के लिए हम ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि हम पूरे एक अनुभव के साथ, क्योंकि हमको प्रशासन का भी अनुभव है एजुकेशन में। जी सर। एजुकेशन में हम बच्चों को डील करते रहे हैं, बच्चों हाँ के जी। जो टीचिंग में है, तो एक जो टीचिंग के लिए जो टेक्निक चाहिए वो हमारे पास है। तो हम हर जगह, विशेषकर प्रशासन, क्योंकि प्रशासन में जा रहे हो तो हर जगह अपनी बात कहने की आवश्यकता है, तो हाँ जी विशेषकर सर। एडमिनिस्ट्रेशन में तो अनुभवी लोगों को ही लिया जाना चाहिए। अब यहाँ देखिए, अब थोड़ा सा आप एक रिस्क ले सकते हो। हाँ जी सर। रिस्क ये कि वहां जो बैठे हैं 2 मेंबर बोर्ड वाले, वो तो ठीक है, जो जी आईएएस सर। आईपीएस आते हैं वो हाँ किस बैकग्राउंड के, अगर वो डायरेक्ट आईएएस आईपीएस हैं तब तो नहीं बोलना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कौन व्यक्ति है। अगर एज वो एज ग्रुप लोग, क्या है उनका? अगर वो प्रोमोटी हैं, हाँ जी। तो आप कहिए कि सर एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा है कि जो व्यक्ति प्रोमोटी होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की को ज्यादा गुड्स प्रोवाइड कर सकते हैं बनिस्बत उनके जो डायरेक्ट आते हैं। लेकिन अब इसमें रिस्क है, रिस्क ये है कि अगर वो डायरेक्ट हुए तो, इसलिए थोड़ा सा आप वो जो व्यक्ति बैठे हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपनी बात कहें। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं जी। आपसे। हाँ हाँ सर, बिल्कुल मैं समझ गई सर। हाँ, हाँ तो हाँ। इसलिए आप अपनी बात को अपने हाँ जी। अनुसार मोड़िए कि हम अनुभवी हैं, सिस्टम में अनुभव का फायदा हम प्रशासन में दे सकते हैं। ठीक है सर। जी सर, थैंक यू सर। और बोलिए। ये मोनिका जी। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, I'm working as a manager in Reserve Bank of India, and I am a aspirant of RAS. I really don't know how to transition from RBI to RAS. अब ये तो आपको सोचना पड़ेगा बेटा। यू विल हैव टू प्रिपेयर ए रिप्लाई कि सिंस यू आर वर्किंग इन आरबीआई एट ए वेरी हायर पोजीशन एज मैनेजर, and how you can be, useful for the administrative services and especially for Rajasthan administrative services. So you will have to prepare a, convincing reply. उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही पर्सनल चीजें होती हैं। In my opinion, already you are at a very good place. Why are you thinking in terms of RAS? Sir, basically, I'm from Rajasthan, so definitely I want to move back to Rajasthan, and along with that, of course, I want to work for my state, for my city. तो यही कह दीजिए, यही कह दीजिए। वो मैंने कहा ना कि जो भी बात करें ईमानदारी के साथ बात करें। अब उनको, अगर उनको गले उतरती है तो आपकी हेल्प करेंगी, और अगर आप ठीक से इंटरव्यू दे पाएंगी, सब्जेक्ट जो पूछ रहे हैं अगर आप उसका जवाब ठीक से दे पाएंगी, तो हो सकता है कि आप सेलेक्ट हो जाए। तो आप ये कहिए कि साहब, सिंस
आप कहाँ काम कर रहे हैं अभी? बाहर हैं राजस्थान से? Yes, I am in Bombay right now. ओके, तो एक तो व्यू पॉइंट है कि यू आर इन ए वेरी गुड सिटी, यू नो, Yes, sir. कॉमर्शियल सिटी ऑफ द कंट्री, तो बहुत अच्छी जगह है वहाँ काम करें। दूसरा ये है कि आप जब कहें साहब कि मैं तो सिंस आई वांट टू सर्व माय स्टेट एंड आई वांट टू कम टू माय स्टेट, तो मैं मेरी क्षमता तो है ही है, योग्यता भी मेरे में, इसलिए आई वाज सिलेक्टेड इन आरबीआई। और चूंकि वहाँ रहते हुए भी मैंने तैयारी की तो मैं आरएस में भी सेलेक्ट हो गई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि अपने स्टेट में अपने स्टेट की सेवा करूँ, और एक वहाँ मुझे थोड़ा अलग से फील होता है कि मैं थोड़ी अपने स्टेट में ऐसा कुछ, जब आप सोच लीजिए, क्योंकि किसी भी चीज का देखिए कोई रेडीमेड जवाब नहीं होता है, डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट। आप जिस तरह से कन्विंसिंग जवाब दे सकती हैं, उसमें हम लोग तो आपको एक क्लू बता सकते हैं कि इस लाइन पे आप कोई चीज डेवलप करें। और इफ यू आर ऑनेस्ट इन योर एफर्ट्स, देन सिस्टम विल हेल्प यू। Okay. Sir, बोलिए। So actually, I really doubt that they will definitely say the counter question to me that why you want to serve the state when you can serve the like nation. Sir, actually, I really got fumble if they give me such kind of question. So नहीं तो उसका इसको ज्यादा नहीं खींचते भाई, इसको ज्यादा नहीं खींचते हैं। हम लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी चीज का कोई रेडीमेड जवाब नहीं होता। हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप वहाँ इतनी अच्छी पोजीशन पे हो तो यहाँ क्यों आना चाहते हो, तो आपके पास जो जवाब है वही तो दोगे। ठीक, अब वो कन्विंस हो या ना हो, आपके पास कोई चारा ही नहीं है। इसलिए हमेशा आप जो आपकी बात साफ है, सच है, वो कहो। अब वो कन्विंस होते हैं नहीं होते हैं, क्या होगा, हो सकता है कि वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाए कि हमें एक अच्छा अफसर, हमको ऑलरेडी आरबीआई में काम कर रहा है, हमको अच्छा कैंडिडेट मिल रहा है, तो अच्छी बात है। तो इसलिए और फिर बहुत सारी चीजें होती है सिलेक्शन पे, आपका रिटर्न कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं। हो सकता है कि आपके इंटरव्यू में कम मार्क्स आवे, लेकिन आपके रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो आप वैसे ही ऊपर आ जाओ। इसलिए इन चीजों को ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। okay. वो क्या सोचेंगे सोचने दीजिए, आप अपना काम करिए, दैट्स ऑल। Thank you so much, sir. बोलिए भाई बोलिए, और कोई है? सर, हेलो, नमस्ते सर। रविंद्र कुमार जी बोलिए, रविंद्र कुमार जी। जी सर, सर नमस्कार। बोलो भाई बोलो, छोड़ो यार नमस्कार, तुम काहे को बोलो, आप तो बोलो। सर मैं पिछले 15 साल से पुलिस सेवा में कार्यरत हूँ, जिसमें मैं कांस्टेबल के पद पे रहा और सब इंस्पेक्टर के पद पे रहा हूँ। उसके अलावा उसके बाद मुझे मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार और महानिदेशक पुलिस राजस्थान के कुछ प्रशंसा पत्र मिले हुए हैं, जो अभी तक मैंने कहीं शो नहीं किए हैं। इसमें क्या मुझे इंटरव्यू बोर्ड में इनको लेके जाना चाहिए? इंटरव्यू बोर्ड में मतलब आपके उसमें लिखे होंगे ना, अपने आपका जो फॉर्म ऑफ फिलअप करते हैं उसमें भरा होगा ना इन चीजों को कि मुझे ये मेडल मिला है, ये मेडल मिला है। नहीं सर, ये उसमें फॉर्म में नहीं भरे थे सर, उसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रखा था। ये प्रशंसा पत्र मिले हुए थे सर, काफी मिले हुए थे, उनको साथ में ले जाओ। ये बता दीजिए, कोई बुराई नहीं है। जो आपने अचीव किया है उसको जरूर बताना चाहिए, कोई खास बात नहीं, बताना चाहिए वहाँ। लेकिन मौका ढूंढिए कि किस मौके पर आप इस तरह की बात करेंगे। यस सर, यस सर। शक्ति सिंह शेखावत, शक्ति सिंह शेखावत नीचे, जस्ट नीचे, शक्ति सिंह शेखावत। हाँ बोलिए शक्ति सिंह जी, शेखावत जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बोलिए सर मैं इंडियन एयरफोर्स में हूँ सर अभी। Okay. और तो मेरे से ये क्वेश्चन हर मौके में पूछा जाता है कि देश सेवा सर्वोत्कृष्ट सेवा है, फिर आप आरएस क्यों बनना चाहते हो? तो यहाँ जो आ रहे हैं वो देश सेवा नहीं है क्या? नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं इससे बढ़िया तो नहीं है, वो जो भी काउंटर बोलते हैं। वो तो देखिए, वो उसको छोड़िए, आप तो अपनी बात कहिए कि साहब मैं आना चाहता हूँ, वहाँ जो एक्सपीरियंस किया उसको एडमिनिस्ट्रेशन में काम में लेना चाहता हूँ, और मेरे जैसे केसेस बहुत कम होंगे जो फोर्स में रहते हुए यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते हैं, और जो मैंने वहाँ एक्वायर किया, जो मैंने वहाँ सीखा है,
वो Yes, sir. चीजें मैं एडमिनिस्ट्रेशन में लागू करना चाहता हूँ। आप अपनी बात कहिए, वो तो इन चीजों का कोई मतलब नहीं होता, वो चीजें उनको कन्विंस करनी चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है सर, ठीक। हाँ सर जो प्रिपेयर किया है मैंने, कि आंसर वही दे दूं मेरे को जो ठीक लग रहा है, जिस वजह से मैं आना चाहता हूँ। हाँ और क्या, आना, आप चूंकि एग्जाम दिया आपने, और देखिए जी। क्या है कि वो कितने मार्क्स देते हैं, जब आपका रिटेन में बहुत अच्छा है तो टोटल होके ऊपर आ जाता है। आप अपनी बात जरूर कहिए, अब इसके अलावा तो कुछ चारा ही नहीं ना। अब वो Yes, क्या sir. चाहते हैं, किस आधार पे मार्क्स देंगे, क्या करेंगे, ये व्यक्ति से सब अलग अलग है, बोर्ड अलग अलग है, अलग अलग व्यक्ति बैठेंगे, पता नहीं कौन बैठेगा, उनका क्या सोच है। इसलिए Yes, आप sir. अपनी बात बिल्कुल कन्विंसिंग तरीके से कहेंगे, इफेक्टिविटी के साथ कहेंगे और ईमानदारी के साथ कहेंगे, बनावटीपन नहीं होना चाहिए। Yes, sir. आपने अपना काम कर दिया। ठीक है सर, थैंक यू सर। अगले व्यक्ति है प्रशांत जी। प्रशांत, हाँ प्रशांत जी पूछिए। प्रशांत जी अगले हेलो। व्यक्ति है हाँ हेलो। प्रशांत जी। हाँ हेलो, गुड इवनिंग सर। सर मेरा सवाल ये है कि सर करंटली मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में वर्किंग हूँ सर, दिल्ली में सर। एंड सर हेलो, एंड सर मेरा इसमें ये है कि एक्चुअली जब ऐसे समय में जब बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, हमसे पूछ सकते हैं कि जब आप ऑलरेडी इतनी अच्छी पोजीशन पे हैं तो आप क्यों जॉब को स्विच कर रहे हैं, क्यों किसी बेरोजगार के पोस्ट को आप, मतलब इस तरह से वो। ये जो मैंने अभी इन जवाब दिया है, क्योंकि कोई रेडीमेड जवाब नहीं होता है। आप कहिए कि मैं आना चाहता हूँ, स्टेट को सर्विस करना चाहता हूँ। बेरोजगारी का मतलब थोड़ी, सर्विस का मतलब केवल बेरोजगारी दूर करना थोड़ी कि मैं बाबू बन गया तो कोई और प्रयास नहीं करूंगा। मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरा प्रयास था कि एक जॉब मुझे मिल गया। अब उस जॉब के बाद मैं ये चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अपने स्टेट में आके सर्व करूं, तो मुझे मेरी इच्छा है, ये मैं ही चाहता हूं। अब वो कहे साहब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सर, ऐसा मेरा सोच है, आप माफ करिएगा कि मैं ऐसा मानता हूं, ऐसा चाहता हूं। आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए, बस एक ह्यूमन, एक हम्बल तरीके से अपनी बात कहिए, दैट्स ऑल। ओके सर, थैंक यू सर। कोई रेडीमेड जवाब नहीं होता बेटा सर। और जैसे मैंने कहा कि हर व्यक्ति का सोच अलग अलग है। अब तो बोर्ड, कौन बोर्ड में है कौन नहीं है, उनका क्या सोच है, वो तो हमको क्या पता। आप अपनी तरफ से एक मेंटली आप तैयार रहिए कि साहब मैं डिफेंस में रहते हुए, क्योंकि उस समय मुझे कुछ भी जॉब चाहिए था तो मैं चला गया, और ये मेरा बहुत अच्छा जॉब भी है, लेकिन मैं मेरी बड़ी अंदर से एक इच्छा है कि मैं प्रशासनिक सेवाओं में अपने स्टेट की सेवा करूं, दैट्स ऑल। ज्यादा नहीं खींचते, और फिर उस डिपेंड करता है साहब ये सब चीजें। उनका कोई जवाब, मतलब वो आपको ही उसका जवाब देना पड़ेगा सोच साच के। बोलिए बोलिए, 5 मिनट और है अपने पास। धर्मेंद्र पटेल जी बोलिए। ठीक है, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं। तो देखिए क्या है कि ये जो क्वेश्चंस उभर के आए हैं, उनसे ऐसा लगा कि हमारे बहुत सारे साथी बहुत अनुभवी हैं, अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए कि आप यहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इस अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, आप डिफेंस में हैं, आप एयरफोर्स में हैं, आप आरबीआई में हैं, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, अलग अलग पोजीशंस पे आप हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये कहिए कि साहब मैं हूं, इस अनुभव के साथ मैं प्रशासनिक सेवा में आना चाहता हूं, और मैं समझता हूं कि मेरा ये अनुभव प्रशासनिक सेवाओं में, राज्य की सेवा में बहुत अच्छा साबित होगा। इसलिए ये मेरी रुचि है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आने की, क्योंकि यहाँ तो मैं एक ही फील्ड में काम करता हूँ, वहां आकर मैं सेवा के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनमें अपनी योग्यता के आधार पे, अपने अनुभव के आधार पे मैं योगदान दे सकता हूँ, राज्य की सेवा कर सकता हूँ। इसलिए मैं इन सेवाओं के लिए मैं अपना एक मानस बनाया सर। आपका आशीर्वाद, मतलब हम्बल तरीके से बात करिए, आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए सर। अब वो ठीक है, वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, आपने अपनी बात एक कन्विंसिंग तरीके से कहनी है। हाँ सर, एक लास्ट क्वेश्चन मेरी ओर से। आप सर इंडिया के स्थानीय प्रशासन के एक बहुत बड़े विद्वान हैं, तो कोई व्यक्ति कोई किसी से क्वेश्चन पूछे भी, आप एसडीएम या किसी अधिकारी के रूप में स्थानीय प्रशासन में क्या चेंज करना चाहते हो, तो कोई 2 या 3 चेंज बताइए जिससे कि उनको सर बेनिफिट हो स्थानीय प्रशासन में। सर देखिए, जहां तक एरियाज का सवाल है ना, जैसे स्थानीय प्रशासन तो एक हो गया, चाहे हम उसकी अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें, चाहे हम उसमें रूरल एडमिनिस्ट्रेशन लोकल बॉडीज की बात करें।
मतलब एरियाज इतने हैं दोस्तों, उन एरियाज को लोकल बॉडीज के तो चूंकि आपने बात की है इसलिए मैं करूंगा ही करूंगा, लेकिन आज वो ऑप्शनल पेपर्स का जमाना खत्म हो गया। हालांकि कुछ लोग बाग हो सकते हैं कि आपसे पूछें कि बीए में आपने क्या पेपर थे, बीएससी में क्या थे, या बीकॉम में क्या थे, या आपने पीजी किस में किया है, वो पूछे, उसके बारे में थोड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। अन्यथा चूंकि ये सब चीजें तो आपको लिखित में पूछ ली गई है, वो आप उसमें अपनी योग्यता साबित कर चुके हैं। लेकिन कुछ जनरल चीजें हैं, जैसे जब हम इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो इंडियन पॉलिटी में हमारा नेशनल मूवमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रैक्टिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी तरह से कुछ साइंस, इसी तरह से मेडिकल, इसी तरह से फॉरेन पॉलिसी, इसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस। और कोविड ने इतने सारे क्वेश्चंस हमको दे दिए हैं। इस कोविड की वजह से दुनिया में हर क्षेत्र में कोविड एंड सोसाइटी, कोविड एंड पॉलिटिक्स, कोविड एंड इकोनॉमी, कोविड एंड कल्चर, कोविड एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो बहुत सारे एरियाज इस कोविड की वजह से आ गए हैं। तो कोविड पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब रहा लोकल बॉडीज का, तो लोकल बॉडीज एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट इस रूप में है कि भाई देखो, हमारे यहाँ लोकल बॉडीज का इतिहास क्या रहा। प्राचीन भारत में कौटिल्य के समय और कौटिल्य के बाद, चाहे मौर्य काल की बात करें और चाहे बाद में हम मिडिल एज की बात करें, एंशिएंट इंडिया में गुप्ता काल की बात करें, और चाहे उसके बाद हम मिडिल एज की बात करें, और चाहे मॉडर्न एज की बात करें, हमारे यहाँ लोकल बॉडीज बहुत शक्तिशाली रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। और स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के दौरान ही हम लोगों ने ये मान लिया था कि हमको, हमारे यहाँ जैसे गांधी डेमोक्रेसी, उसकी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, गांधी, जयप्रकाश नारायण पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ये लोग बाग ऑर्सनिक सर्किल की बात करते हैं। आपने आप सुना महासागरीय वृत्त की, समुद्र में तालाब में एक कंकर फेंकिए, छोटा सर्किल बनता है, फिर बड़ा बनता है, फिर बड़ा बनता है, फिर बड़ा बनता है। इसी तरह से लोकल बॉडीज भी हैं कि पहले आप पंचायत, ग्राम सभा की बात करें, ग्राम सभा से पंचायत की बात करें, फिर पंचायत समिति की बात करें, फिर जिला परिषद की बात करें, फिर स्टेट असेंबली की बात करें, फिर पार्लियामेंट की बात करें। तो ये जो सभी जो हैं लोकल बॉडीज से लेकर संसद तक, ये डिसेंट्रलाइजेशन का एक तरीका है। फिर हम इंडिया में आर्टिकल 40 में हमने पंचायत राज को डाला, फिर हम कम्युनिटी डेवलपमेंट लेके आए, फिर 1959 में हम पंचायत राज को लेके लाडनू फानू, आपका ये नागौर फागो, फिर उसके बाद अशोक मेहता कमेटी आई, फिर उसके बाद जीवी की राव आई, और फिर उसके बाद एक प्रोसेस, फिर एलएम सिंघवी कमेटी आई, फिर 73-74 आया। ये जो प्रयास चला, अब यहाँ अगर आपने एक किताब पढ़ी है हमारी, हमने इसमें बहुत विस्तार से लिखा है। हमने लिखा है कि आप, जैसे हमारे यहाँ एक डिबेट हो सकती है इस पे, पहले ये जब हमारी किताब आई तो इस पे बहुत सारी डिबेट हुई और बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी में हम लोगों ने रिटन में पूछा और इंटरव्यू में भी ये बहुत सारी चीजें आई कि हमने एक नया कंसेप्ट दिया। और वो नया कंसेप्ट है दोस्तों कि आप एक नई गवर्नमेंट तैयार करिए। आप जिसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हो, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं है, दीज आर लोकल बॉडीज। बिकॉज गवर्नमेंट तो वो होती है जो कुछ क्षेत्रों में ऑटोनोमस हो, जिसको कानून बनाने का अधिकार हो, जिसको कानून बनाने का, लागू करने का अधिकार हो, जैसे हमारी स्टेट असेंबली, ऐसे ही हमारी पार्लियामेंट। तो लोकल जो गवर्नमेंट जिसको आप कहते हो, जिसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हो, वो तो स्टेट पे डिपेंड करती है, वो तो सेंटर पे डिपेंड करती है कि इनको पैसा भी वहां से मिले, इनके क्या काम होंगे ये स्टेट डिसाइड करता है, क्योंकि लोकल लिस्ट का विषय है। तो कुछ ऐसे विषय होने चाहिए जिनको हम लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट कह सकते हैं, 5-7 सब्जेक्ट। वो एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बनाइए आप, एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बननी चाहिए। मेरी किताब का नाम है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इन इंडिया, भारत में जिला सरकार, कि देयर मस्ट बी 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट। अभी तो 2 टियर है गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इसी तरह से एक लोकल गवर्नमेंट का एक इश्यू लाइए, उसको एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाइए, चाहे उसको आप 5 विषय दो, लेकिन उन 5 विषयों में कानून बनाने का अधिकार उस गवर्नमेंट को होना चाहिए। तो आप इसको लोकल गवर्नमेंट कहो, चाहे आप इसको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, मैंने इसको टर्म दिया डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। और मैं यहाँ
जिस चीज से प्रभावित हुआ उस समय वो था, एक तो अशोक मेहता कमेटी बनी जिसका मैंने अभी नाम लिया। 1977 में कमेटी बनी, 78 में इसकी रिपोर्ट आई। अशोक मेहता कमेटी में एक मेंबर थे, आप लोग सुन रहे हैं ध्यान से? तो हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ सुन रहे हैं सर, बच्चे सुन रहे हैं सर, बिल्कुल सुन रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं सर। तो अशोक मेहता कमेटी में एक मेंबर थे नंबूद्रिपाद, EMS नंबूद्रिपाद, केरला से। उन्होंने अशोक मेहता कमेटी से सहमति नहीं जताई, उन्होंने अपनी विमत दी, नोट ऑफ डिसेंट दिया कि मैं इसे एग्री नहीं करता हूं। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है कुछ विषयों में, 66 सब्जेक्ट्स में, उसी तरह से वी मस्ट हैव थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट दैट शुड बी नोन एज लोकल गवर्नमेंट। एक लोकल गवर्नमेंट बनाइए, ये नंबूद्रिपाद का कहना था। तो मैंने वो चूंकि विस्तार से रिपोर्ट पढ़ी, इसलिए एक तो मेरे पे इंपैक्ट था नंबूद्रिपाद का, और दूसरा था लोहिया कहते हैं, चौखंबा प्रशासन की बात करते हैं लोहिया, कि 4 स्तर होने चाहिए, एक गांव का, एक तहसील का, एक स्टेट का और एक सेंटर का। तो जो चौखंबा, जो चौथा स्तर है शासन प्रशासन का, वो कुछ मामलों में इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और इसलिए जब 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया तो पार्लियामेंट में एक ऐसे कंपटीशन रखा गया, हम लोग करीब 3700 लोग उसमें शामिल हुए, और उसमें हमको जो सब्जेक्ट दिया गया ऑन द स्पॉट वो था व्हाट शैल बी द इम्प्लीकेशंस ऑफ 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके क्या इम्प्लीकेशंस होने जा रहे हैं। तो मैंने उसमें जो टाइटल रखा कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। ये जो 73rd में आपने ध्यान है 29 सब्जेक्ट्स 11वीं अनुसूची में रखे गए हैं, 18 सब्जेक्ट रखे गए हैं 12वीं अनुसूची में। तो मेरा ये कहना था, उसमें ये आग्रह था कि ये जो 29 विषय पंचायतों को और 18 विषय आपने नगर पालिकाओं को दिए हैं, इनको आप 11वीं और 12वीं अनुसूची से निकालकर 7वीं अनुसूची में ले आए। आपको ध्यान है कि हमारे यहाँ हमने कहीं नहीं लिखा कि वी आर फेडरल गवर्नमेंट। हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट है प्रैक्टिस में, कहाँ है? अनुसूची 7 में, जहां हमने डिवीजन ऑफ पावर्स कर रखा है। ये 97 सब्जेक्ट हैं सेंटर के, फिर स्टेट के इनिशियली 66 जो आजकल 62 हो गए। तो डिवीजन ऑफ पावर्स हमने किया, वहीं पर जो पंचायतों को आप जो 29 दे रखे हैं, 18 दे रखे हैं, उनको यहां इसमें डाल दीजिए 7th शेड्यूल में। 3 टियर फेडरेशन अपने आप पैदा हो जाएगा। ये दुनिया को एक हमारी देन होगी, क्योंकि दुनिया में सब जगह 2 टियर फेडरेशन है, लेकिन चूंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट भी यूरोप के राज्यों से कहीं बड़ा है, इसलिए हमारा डिस्ट्रिक्ट हमने कलेक्टर को सौंप दिया। अब कलेक्टर लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन कर सकता है, रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है, लेकिन चूंकि भूतकाल में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कलेक्टर ने कभी डेवलपमेंट काम नहीं किया, कभी वेलफेयर काम नहीं किया, इसलिए वहां एक छोटी सी गवर्नमेंट लेके आइए, जिला प्रमुख को आप वहां का डिस्ट्रिक्ट चीफ मिनिस्टर बना दीजिए। इस तरह का आर्टिकल मैंने लिखा, एंड आई स्टूड फर्स्ट इन दैट ऐसे कंपटीशन। तो मुझे जो मैंने वो जो ऐसे लिखा वहां, उस ऐसे को फिर मैंने 2002 में एक बुक के रूप में डेवलप किया, और मुझे इसका सपोर्ट मिला जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने अपने राज्य में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की घोषणा कर दी, एंड I was very lucky to be associated that district government committee in मध्य प्रदेश। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लोकल गवर्नमेंट को अगर आप लॉजिकल एंड तक ले जाना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट केवल डिस्कशन के लेवल पे नहीं, एक राज्य में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बन चुकी है। अब ये दूसरी बात है कि उनका केवल पॉलिटिकल मोटिव था, केवल चुनाव जीतना था, चुनाव जीत गए, लेकिन अगर इंक्रीमेंटल लेवल पर धीरे धीरे अगर आप लावें तो इनको एक एक 2-2 सब्जेक्ट देते हुए पंचायतों को सशक्त बनाइए, क्योंकि आर्टिकल 40 का मतलब यही है। नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है कि राज्य जब जब सुविधा होगी वह पंचायतों को एक राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास करेगा। तो हम इनको एक गवर्नमेंट के रूप में डेवलप करने का प्रयास करें। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो ये कहा जाता है, ये मिसनोमर है। कहाँ है गवर्नमेंट? ये दुनिया को कहते हैं गांव की सरकार और शहर की सरकार, ये केवल पॉलिटिकल गिमिक है। अगर बनाना चाहते हैं तो इनको अधिकार दीजिए। अभी ये तो केवल राज्यों की दया पर निर्भर है, पैसा ही इनको वहां से मिलता है। तो अगर इनको सशक्त होना है तो इनको अपने जो इकोनॉमी के सोर्सेज भी ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि बिना पैसे के, बिना इकोनॉमी साउंड के आप इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं बन सकते। तो वो भी करना पड़ेगा, और स्टेट गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी
ईमानदारी के साथ इनको डेवलप करने के प्रयास करना चाहिए। दिस इज माय व्यू। थैंक यू सर, आपकी लाइव क्लास के लिए बहुत 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 धन्यवाद सर। आपने इस छोटे से मिशन को अपना कीमती समय दिया। आप सर, अब बात आपसे इसलिए क्योंकि आप सर, आपकी एक पहचान है कि एक आप इतने बड़े पद पर होने के बाद भी महान कह सकते हैं कि इतने बड़े ओहदे पे होने के बाद भी एक आम इंसान की तरह लोगों की हेल्प करते हैं, युवा पीढ़ी को, देश के समाज को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। इसी प्रयासों के तहत हमने आपसे बात की, एक शिक्षक के रूप में, चेयरमैन के रूप में, कुलपति के रूप में जो आपने देश को सेवाएं दी है और अभी भी अपने अनुभव से देश को सेवाएं दे रहे हैं, उसके लिए सर तहे दिल से आपका धन्यवाद। जय हिंद, आभार सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद।